is actually a very physically fit person, इमोशनली फिट पर्सन, मेंटली फिट पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सब्जेक्टिव भी हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान अपने अंदर उतरना जान जाता है, जो अपने उस इंटरनल स्टेट से, जिसको हम ब्लिस बोलते हैं, जिसको हम आनंद बोलते हैं, चेतना, परमात्मा, भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, वो बोलते हैं, जो उससे कनेक्ट करना जान जाता है, वो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर हिसाब से फिट है। लाइफ के ब्यूटिफिकेशन के लिए एक एनर्जी की जरूरत है, और लाइफ में सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, मेंटल बॉडी है, हमारा माइंड है, लोग हैं, स्पिरिचुअल लाइफ है, फाइनेंशियल लाइफ है, करियर है, सक्सेस है। इस सब को बैलेंस करता है जो व्यक्ति अपने अंदर उतरता है। बेस्ट मेडिटेटिव टेक्निक कौन सी होगी जो कि स्पेशली वो अपनी इतनी बिजी लाइफ में जिसे एक पार्ट बना सकते हैं? अगर आप जिस मूवमेंट में हो, अगर उसी मूवमेंट में हो जाओ, सुन रहे हो तो सुनना हो जाओ, देख रहे हो तो देखना हो जाओ, तो मन यहां पर रहता नहीं है। और अगर मन नहीं रहेगा तो ना आप पास्ट में जाओगे, ना आप फ्यूचर में जाओगे। When we are in meditative state, that state can give us a psychedelic experience, जिसमें हमारी बॉडी वो सब ब्यूटीफुल केमिकल्स रिलीज करती है जो हमारा शरीर हीलिंग के लिए उसको जरूरत है। हमारी बॉडी में जितनी भी बीमारियां हो रही है उनका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण सप्रेस्ड इमोशंस है। हमारी साइकी जिस कंडीशन, जिस स्टेट में है, वही सोमा मींस फिजिकल बॉडी पे उसी का ही इम्पैक्ट है। हाउ टू रिलीज दोज इमोशंस? क्वांटम हीलिंग क्या है, मैं ऑडियंस के लिए समझना चाहूंगी। क्वांटम हीलिंग की बात करते हैं तो हमें अगर इस शरीर को हील करना है तो ये जो बॉडी है, दिस बॉडी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर एनर्जीज। उसके लिए हम उस एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, और वो काम हम कब कर पाते हैं? जब शरीर नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ तो है, जो ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति जिसने रच दी, कुछ ना कुछ तो शक्ति है। तो जब आपकी चेतना इवॉल्व होती है ना, आप उस हायर कॉन्शियसनेस के पास हाजिरी लगाते हो, वो आपसे बोलने लगती है। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि जब आप प्रेयर करते हो, एट दैट टाइम यू आर टॉकिंग टू गॉड एंड गॉड इज लिसनिंग। बट जब आप शांत हो जाते हो, नाउ गॉड इज टॉकिंग टू यू। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल थिंग। Hello everybody, a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree, and this is your host Rangoli Sharma. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक लेकर आई हूँ, हीलिंग। हम सब कहीं ना कहीं लाइफ में हीलिंग ढूंढ रहे होते हैं, फिजिकल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, मेंटल हीलिंग। आई थिंक हमारी लाइफ का जो रियल टेस्ट है, कहीं ना कहीं एक वो बैलेंस्ड लाइफ जब हम जीते हैं तभी हमें महसूस होता है। बट जिया कैसे जाए? यू नो, दे से दैट योर बॉडी इज योर बिगेस्ट हीलर। इट नोज वेयर टू करेक्ट यू, वेयर टू हील यू। हमारे ऋषिज, हमारे योगीज कब से ये कहते आए हैं। साइंस इसे काफ़ी समय से एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। आज हमने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स की ही बात की है जहाँ पर आप खुद की एनर्जी से खुद को हील कर सकते हैं। एनर्जी हीलिंग की बात की है, क्वांटम हीलिंग की बात की है। थोड़ा सा ये जो एक डाइकोटमी है साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी की, इस पर भी बात की है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ लाइफ की ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, खुद को हील नहीं कर पा रहे हैं, सो दिस विल बी अ वेरी हीलिंग एपिसोड फॉर यू, आई मस्ट से। और इसी डिस्कशन के लिए आज पहली बार हमारे साथ स्पीकिंग ट्री पर एक उतने ही होलिस्टिक हीलिंग एंथुजियास्ट मैं इन्हें कहूँगी, नॉट अ कोच, एज ही सेज दैट ही इज ऑलवेज अ लर्नर। तो आज आपको बहुत मजा आने वाला है। First time, I would like to welcome on the show Anurag Rishi sir. So welcome to Speaking Tree. Thank you so much, Rangoli. Thank you. Pleasure's all mine. And thanks for having me here. And I guess कि हम पूरी कोशिश करेंगे जो आपने कहा उसके ऊपर हम आज कुछ पर्सपेक्टिव दे पाएँ तो it would be great. Great sir, our pleasure. और equally बहुत ही vibrant हमें feel हो रहा है in the studio with your energy, with your presence. Thank you. और उतना ही I think एक relatable topic आज हमने चुना है, healing. सर, आई थिंक जैसा मैंने कहा, कहीं ना कहीं हम सब लाइफ में ना वो हीलिंग ढूंढ रहे होते हैं। कोई वो फिजिकल हीलिंग ढूंढ रहा है, कोई इमोशनल हीलिंग ढूंढ रहा है, कोई मेंटल हीलिंग ढूंढ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू यू, लाइक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ होलिस्टिक वेलनेस एंथुजियास्ट, हु इज एक्चुअली अ वेरी फिजिकली फिट पर्सन, इमोशनली फिट पर्सन, मेंटली फिट पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सब्जेक्टिव भी हो जाता है। लोगों को लगता है कि इफ़ दिस इज़ माई वेट, इफ़ यू नो, इफ़ आई लुक अ सर्टन वे, मैं फिजिकली फिट हूँ।
और इमोशनली चाहे उनके अंदर कुछ और ही ओशंस हो सफरिंग के, बट लोग समझ नहीं पाते हैं. सो अकॉर्डिंग टू यू मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या डेफिनेशन होगी एक फिट इंसान की इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स दैट आई जस्ट मेंशन्ड? मुझे ऐसा लगता है कि एक शब्द है, बड़ा ब्यूटीफुल वर्ड है, आनंद. ये खुशी नहीं है, ये मोह नहीं है, ये प्लेजर नहीं है, ये एक बड़ा खूबसूरत शब्द है. क्योंकि खुशी में आप किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होते हो, किसी चीज़ पर, किसी सिचुएशन पर, किसी व्यक्ति पर, किसी परिस्थिति पर, कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं इतना कमा लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं ये पालूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा. लेकिन आनंद जो है ये आपके अंदर से आने वाली एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता. और हमने बहुत बार अपनी ज़िंदगी में, आपने, मैंने और जितने लोग भी सुन रहे हैं, इन्होंने कभी ना कभी इस आनंद को ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ नहीं मिला, सिर्फ अपने साथ बैठे हैं, लेकिन इतना पीस है, इतना रिलैक्सेशन है कि ऐसे लग रहा है कि ये ज़िंदगी, वो कोई गाना था ना कि ये यहीं थम जाए तो कोई गम नहीं है, मतलब यहाँ पे पल रुक जाए, कैद कर लूँ इनको. और आप नोट करोगे कि उसमें कुछ भी एक्सटर्नल फैक्टर्स उस जो ब्लिस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो कहीं अंदर से आ रहा है. हाँ, इंटरनली आती है. तो जैसे अभी आपने एक बोला कि हम कैसे वो जो खो चुके हैं, हम कैसे उसको ढूंढ सकते हैं, तो मैं एक छोटी सी स्टोरी इसमें बताना चाहूँगा. आई होप कि सबने ज़रूर सुनी होगी, आपने भी, लेकिन फिर भी मैं इसको यहाँ कोट करना चाहूँगा ताकि लोग इसका एक डीपर पर्सपेक्टिव समझ सकें. स्टोरी है, मतलब डोंट गेट इट अदरवाइज. कहते हैं एक बार जब भगवान ने इंसान को बनाया तो इंसान को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पाने के लिए भगवान के पास जाते. तो भगवान जो है वो सोल्यूशन देते, लेकिन वो देते देते इतना परेशान हो गए, स्टोरी है अगेन आई एम सेइंग, कि उन्होंने ये सोचा कि यार ये तो अब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है, तो क्यों ना कहीं शिफ्ट हुआ जाए. तो वो जगह छोड़ करके किसी दूसरी जगह, गांव शहर से बाहर कहीं जाकर बस गए. अब लोग और बढ़ गए, लोगों ने कहा भगवान ढूंढो भगवान ढूंढो, तो वो ढूंढने के लिए वो गांव शहर से बाहर गए और उन्होंने भगवान को पकड़ लिया कि अब हमारी ये प्रॉब्लम, अब हमारी नौकरी लगवाओ, हमारी शादी करवाओ, हमारे बच्चे पैदा, हमारे ये करो. फिर पहुंच गए. भगवान ने कहा तो और भाई ये तो बहुत वो हो रहा है. तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कहीं दूर चलते हैं. तो वो पहाड़ों में ऊपर जाके बैठ गए. अब लोग पहाड़ों में भी चढ़ने लगे, वो पहाड़ों पे भी पहुंच गए. तो जब वहां भी भीड़ बढ़ने लगी तो भगवान ने अब सोचा कि अब कहाँ जाया जाए. तो भगवान ने, कहते हैं, डिस्कशन किया होगा, बहुत से लोगों से पूछा होगा कि अब ये सब यहाँ पहुंचे जा रहे हैं, तो कहाँ ऐसी जगह ढूंढें जहां पर इनका जाना बहुत मुश्किल हो. तो कहते हैं भगवान ने फिर डिसाइड किया कि मैं इस इंसान के अंदर जाकर बैठ जाता हूँ. ये सब जगह ढूंढेगा लेकिन अपने अंदर कभी नहीं उतरेगा, और जो अपने अंदर उतरेगा वो हर बात का जवाब, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, हर बीमारी का इलाज अपने अंदर ही खोज लेगा. अब आज जिस चीज़ को हम सब्जेक्टिव बोल रहे हैं कि किसी के लिए ये फिजिकल हेल्थ के कोई और मेजरेबल मापदंड हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ के कुछ और हो सकते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान अपने अंदर उतरना जान जाता है, जो अपने उस इंटरनल स्टेट से, जिसको हम ब्लिस बोलते हैं, जिसको हम आनंद बोलते हैं, चेतना, परमात्मा, भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, वो बोलते हैं, जो उससे कनेक्ट करना जान जाता है, वो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर हिसाब से फिट है. क्योंकि बाकी सब चीज़ें, अभी हमने रिसेंटली भी देखा, हेल्थ का कोई मापदंड नहीं है. आप ये देखोगे कि कोई इंसान सोच रहा है कि मैं तो जिम जाता हूं या मैंने तो बॉडी बिल्ड कर लिया, तो वो हो सकता है कि वो, अभी बहुत से लोगों को हम देख रहे हैं 40 की एज में भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं. तो क्या एक फिजिकल टोन्ड बॉडी होना एक फिटनेस का मापदंड है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. क्या बहुत ज़्यादा ओबीज होना मतलब गलत है या ठीक? तो हम किसी भी चीज़ के कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते. एक्चुअल में आप देखो तो लाइफ को चलाने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत है. लाइफ के ब्यूटिफिकेशन के लिए एक एनर्जी की जरूरत है. और लाइफ में सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, मेंटल बॉडी है, हमारा माइंड है, लोग हैं, स्पिरिचुअल लाइफ है, फाइनेंशियल लाइफ है, करियर है, सक्सेस है. इस सब को बैलेंस करता है जो व्यक्ति अपने अंदर उतरता है. मैं एक शेर मुझे याद आता है, पंजाबी में है लेकिन मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, लोग इससे जरूर रिलेट करेंगे. एंड दिस इज वन ऑफ द माय फेवरेट लाइंस. वो कहते हैं कि चारे पास से नेरा सी, कहते हैं चारों तरफ अंधेरा था, बीच में दिए जलते रहे. चारों तरफ अंधेरा था, बीच में दिए जलते रहे, ये दुनिया उनको ढूंढती है जो खुद को ढूंढते रहे. ब्यूटीफुल. जिसने अपने अंदर उतरे, जिसने अपने अंदर बैठे उस परमात्मा को जाना, उसने परमात्मा की बनाई हर चीज को जान लिया, हर चीज को ब्यूटिफाई कर लिया, हर चीज से प्यार करने लग गया. और ये जो मोहब्बत है, ये जो प्यार है, ये मतलब हम बाहर जो भी कुछ कर रहे हैं, ये मोह है, ये डिपेंडेंट है. तुम ऐसा करोगे तो मेरा प्यार है, अदरवाइज मेरा प्यार नहीं है.
ये मुझे मिलेगा तो मेरा प्यार है, मतलब मैं, ये हार्श लाइन्स हैं लेकिन मैं बोलता हूँ nobody loves you, they only love what you are giving them. And love is all about giving after all. So अगर आप वो देना बंद करो, there is no love. Yes. अगर कोई इंसान अपने अंदर उतरता है तो वो ये जान पाता है कि बिना कुछ किए मोहब्बत है, आनंद है, बड़ी ब्यूटिफिकेशन हो रखी है अंदर ही अंदर, एकदम ब्लिस की फीलिंग आ रही है जो कहीं किसी और जगह पर जाकर नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि एक इंसान मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, सोशली, फाइनेंशियली हर लिहाज से वो फिट हो जाता है जब वो अपने उस इंटरनल स्टेट से कनेक्ट करने लगता है जिसने उसको बनाया है। सर, उससे कनेक्ट कैसे किया जाए? जो आपने ये एक हायर चेतना की बात की, एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जहाँ पे हमें वो परमात्मा हमारे अंदर रियलाइज हो जाए, जो आपने बहुत सुंदर स्टोरी सुनाई कि हमारे अंदर ही है और वहीं हम नहीं ढूंढते हैं, तो कनेक्ट कैसे किया जाए उस कॉन्शियसनेस से? रंगोली, देखो, हम एक फ़ोन की बात करते हैं, आपके पास एक फ़ोन रखा हुआ है। अगर हम इस फ़ोन को देखें तो इस फ़ोन में एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। अगर मुझे इस फ़ोन की प्रोग्रामिंग को बदलना है, मतलब ये कैसे ऑपरेट करे, कैसे काम करे, ये मतलब किस किस ऐप के साथ कनेक्ट करे, जैसे हम लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ये किस किस डायमेंशन पे वर्क करे, तो हमें इसके हार्डवेयर से ज़्यादा इसके सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना पड़ेगा। हमें इसका ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज या इसमें ऐप्स इंस्टॉल या सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अपने उस इंटरनल लेयर से कनेक्ट करने के लिए हमें अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब तैत्तरीय उपनिषद, तत्वबोध और विवेक चूड़ामणि, जो कि आदिगुरु शंकराचार्य के लिखे ग्रंथ हैं, उसमें उन्होंने अद्वैत में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ बताई। मानवता के लिए सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि वी आर नॉट जस्ट अ बॉडी, हम 5 लेयर्स से बने हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश मीन्स दिस फिजिकल बॉडी। प्राणमय कोश इज द एनर्जी बॉडी, जहां पर हमारी सांसें, हमारा प्राण प्रवाह हो रहा है। मनोमय कोश इज द मेंटल बॉडी, जहां पर हमारे मन, हमारा अहंकार, ये सब प्रवाह हो रहा है। विज्ञानमय कोश इज द इंटेलेक्चुअल बॉडी एंड आनंदमय कोश इज द ब्लिस, जो सबसे कोर लेयर है, डीपेस्ट लेयर है। तो अगर मुझे अपनी इस फिजिकल बॉडी को या इस फिजिकल वर्ल्ड में किसी भी चीज को इंपैक्ट करना है तो मुझे उस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना पड़ेगा, जो कि सॉफ्टवेयर है हमारे प्राणमय कोश में, हमारे प्राणों का, मनोमय कोश में पूरे मन के सिस्टम का, हमारे विज्ञानमय कोश में हमारी बुद्धि का और आनंदमय कोश में उस इंटरनल स्टेट से कनेक्ट होने का। और इसका एक ही रास्ता है पूरी दुनिया में, एंड दैट वे इज मेडिटेशन। उसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हर टीचर, हर लर्नर की अपनी पर्सपेक्टिव और अपनी समझ हो सकती है, लेकिन तरीका एक ही है कि आप मेडिटेटिव स्टेट को जब एक्सपीरियंस करते हैं तो आप इन सभी इंटरनल सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होते हैं। और न सिर्फ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि जैसे अभी आपने बोला कि क्या खो गया है, हाँ। खोया कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारा कनेक्शन उसके साथ टूट गया है। तो अगर हम अपना मेडिटेटिव स्टेट को एक्सपीरियंस करके अपना ध्यान उस इंटरनल सॉफ्टवेयर पर लेकर के जाएं तो हम बाहर चलने वाली किसी भी ऐप को, किसी भी प्रोग्रामिंग को, किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं। और उसके लिए एकमात्र रास्ता है ध्यान, मेडिटेशंस, दैट्स इट। सर, राइटली एज यू सेड कि मेडिटेशन इज़ अ ग्रेट टूल जिससे हम खुद से कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम एक बहुत बिजी लाइफ जी रहे हैं, स्पेशली द टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन। इतना हमारी एनर्जी दूसरों की तरफ जा रही है, खुद के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। वी आर डूइंग अ 9 to 5, वी आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ आवर एनर्जी। और जो खुद से कनेक्शन बिल्ड हमें करना चाहिए, जो खुद के साथ टाइम हमें स्पेंड करना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो स्पेशली जब हमारे पास इतने ऑप्शंस भी हैं, जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, देयर इज़ विजुअलाइजेशन, देयर आर मंत्रा चैंटिंग, तो लोगों के मन में एक डाउट आता है कि उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार बेस्ट मेडिटेटिव टेक्निक कौन सी होगी जो कि स्पेशली वो अपनी इतनी बिजी लाइफ में जिसे एक पार्ट बना सकते हैं। तो स्पेशली मेरा क्वेश्चन उन लोगों के लिए हु आर लिविंग अ वेरी बिजी लाइफ। अमेजिंग। और मैं ये एक चीज़ बताता हूँ, और लोग बोलते हैं कि सर इस एक चीज़ ने हमारी बिजी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल कर दिया कि अब हम बिजी महसूस ही नहीं करते हैं। ये सिर्फ एक चीज़ है, जैसे आपने बोला कि दूसरे लोग हैं, हमारा ध्यान दूसरों पे है, हमारा बाहर सब जगह, पूरी जगह ध्यान जा रहा है। सब कुछ ऐसे ही रहने दो, कुछ टाइम मत निकालो, किसी चीज़ के ऊपर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक काम करना है कि जो कर रहे हो, मान लो मैं आपके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ तो मैं आप ही के ऊपर ध्यान दूँ। मैं पास्ट में ना जाऊं, मैं फ्यूचर में ना जाऊं। एक है कर्ता और एक है क्रिया। मैं कहता हूं कि जो करने का भाव है, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, मैं कौन हूं? मैं दृष्टा हूं, देखने वाला। और आप कौन हो? आप वो हो जिसको ये दृष्टा देख रहा है। तो दृष्टा और देखे जाने वाली चीज एक ही हो जाए। जैसे आप मुझे सुन रहे हो तो सिर्फ सुनना ही हो जाओ, आप देख रहे हो तो देखना ही हो जाओ,
आप सिर हिला रहे हो तो हिलाना ही हो जाओ, आप पलकें झपका रहे हो तो पलकें झपकाना ही हो जाओ। मतलब जब आप जिस क्रिया में हो, अगर आप वही हो जाते हो तो आपका पूरा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है, आपका ध्यान भटकता नहीं है। मेडिटेशन जो एक जिसको हम लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन हमें करना पड़े, करने से मेडिटेशन नहीं होता। मेडिटेशन एक स्टेट है जिसको अचीव किया जाता है। उस स्टेट में आप बल्कि करते किसी चीज पर ध्यान नहीं लगाते, बल्कि 50 चीजों से ध्यान हटाते हो। राइट। अगर आप ये फोकस करोगे कि मैं इस कप पे ध्यान लगाऊं तो 1 मिनट से ज्यादा आप ध्यान नहीं लगा पाओगे। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि मैं अपनी सेंसेस को बंद करके ध्यान हटा लूं, शून्य में हो जाऊं, तो आपको ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो इसलिए जब आप बहुत ज्यादा बिजी हो, आप जो काम कर रहे हो वही हो जाओ ना। आप देखोगे जितनी भी लाइफ में कियोस है, किसी लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, ये सब कियोस का एक ही कारण है, और उस कारण का नाम है हमारा मन। Sir, what if life demands you to be a multitasker? हाँ, nobody can be a multitasker. It's a myth. It's a myth. At one point of time, you cannot perform 2 tasks. एक टास्क ऑटोमेटेड होगा तो आप दूसरा कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप सांस ले रहे हो, हाँ ऑब्वियसली ले रहे हो, दैट्स व्हाई वी आर सिटिंग हियर एंड टॉकिंग। आप ले रहे हो। अब मैं आपको बोलूं कि ये सांस जो है, जो आपकी सांस या हम सब की सांस आज के टाइम में इतनी शैलो हो चुकी है कि जो ब्रेथ हमारी 10 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स, 12 सेकेंड्स तक जानी चाहिए थी, ये ओनली 1 और 2 सेकेंड का इनहेल है और 1 सेकेंड का एक्सहेल है। मीन्स 2 सेकेंड्स में हम अपनी पूरी सांस इनहेल एक्सहेल खत्म कर दे रहे हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटेड है। सो वी आर नॉट गिविंग अ डैम टू इट कि ठीक है अपने आप चल रही है। बट व्हाट इफ आई से कि अभी आप एक काम करो कि आपकी सांस जो 1 सेकंड में इनहेल हो रहा है और 1 सेकंड में एक्सहेल हो रहा है, लेट्स कन्वर्ट इट इनटू अ 5 सेकंड टास्क। सो 5 सेकंड का इनहेल करो एंड 5 का ही एक्सहेल करो। डीप ब्रीदिंग, जैसे बच्चा करता है। हाँ, जैसे बच्चा करता है। लेट अस डू इट, ठीक है। तो 5 सेकंड्स तक हम इनहेल करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 का एक्सहेल, 5 4 3 2 1। मैं ब्रीदिंग नहीं करवा रहा था, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो आप जब ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे थे, क्या आपका दिमाग इधर उधर जा रहा था? No. क्या आपके मन में विचार आ रहे थे? No, actually I felt so calm. हाँ, automatically. So this 10 seconds, if this 10 seconds can give you this calm state, अगर आप इसी स्टेट को परमानेंट कर लो। अब ये आपने क्या, इसमें सांसों को छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। इसमें क्या हुआ, आपने सब जगह से ध्यान हटा के एक जगह पे केंद्रित किया। अगर वही ध्यान अभी जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ आप बात पर केंद्रित करो तो वो भी तो मेडिटेशन हो गया। अगर हम अभी यहाँ बैठे हैं और यहाँ एसी की आवाज आ रही है, अगर मैं अभी चुप होता हूं और आप अपना ध्यान इस एसी की आवाज पे केंद्रित करो तो That would be a meditation. क्या कोई विचार आ रहा है? नहीं आ रहा। तो अगर इसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं तो हम डेली रूटीन में 500 काम कर रहे हैं। आपने बोला ना 9 to 5 टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं, अगर हम उसी काम को ही करें तो वो मेडिटेशन है। हम ब्रश करते हैं, थॉट्स पता नहीं कहाँ चल रहे हैं। हम नहा रहे हैं, थॉट्स पता नहीं कहाँ चल रहे हैं। आप आ रहे हो ड्राइव करके, कहीं से भी आ रहे हो, ये यहाँ ऐसे वो। अगर आप जो जिस मोमेंट में हो, अगर उसी मोमेंट में हो जाओ, सुन रहे हो तो सुनना हो जाओ, देख रहे हो तो देखना हो जाओ, तो मन यहाँ पर रहता नहीं है। और अगर मन नहीं रहेगा तो ना आप पास्ट में जाओगे ना आप फ्यूचर में जाओगे, क्योंकि सारी टेंशन या तो पास्ट में या फ्यूचर में है। प्रेजेंट मोमेंट में जब आप कोई काम कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, इसमें आनंद है, इसमें ब्यूटिफिकेशन है, इसमें ब्लिस है। तो एक छोटा सा चेंज अगर हम लेके आए, वो लोग जो 9 to 5 या वो लोग जिनको लगता है लाइफ बहुत ही कियोस बन चुकी है, सब कुछ कियोटिक है, सिर्फ दिन में कुछ समय ऐसा निकालो जब आप, इसको हम बोलते हैं माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। आप माइंडफुल रहो चीजों को लेके कि अच्छा मैं चाय पी रहा हूं तो मैं चाय पी रहा हूं, अच्छा मैं पानी पी रहा हूं तो पानी पी रहा हूं। लाइक बिकम द ऑब्जर्वर, बिकमिंग माइंडफुल। आप माइंडफुल रहोगे तो आप देखोगे आप ऑटोमेटिकली मेडिटेटिव स्टेट में एंटर कर गए। और ये इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ये भी अपने आप में एक मेडिटेशन है। और जब आप 10, 15, 20 दिन लगातार ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपकी चेतना जिसके साथ आपने डीपली कनेक्ट किया है, क्योंकि व्हेन यू आर not connected with anything else, so you are connected with yourself. True. Which you are already, but you are not realizing it because of certain chaos in your life. तो अगर उस chaos से disconnect होता ना, तो पता लगता है मैं ही, ओहो, I am in a deep blissful state.
हाँ, चेरिश कर रहा हूं मैं इस पल को। तो ये प्रेजेंट मोमेंट में आना मुझे लगता है लोगों की लाइफ को ट्रेमेंडसली चेंज कर सकता है। तो आज के बाद वो 9 to 5 वाले लोग या वो लोग जो बहुत बिजी हैं, ड्राइव कर रहे हो सिर्फ ड्राइव ही करो, उस पर पूरा ध्यान, चल रहे हो चलो, खाना खा रहे हो तो सिर्फ ये सोचो कि खाना ही खाना है, यस, और कुछ बचे ही ना। दिस कैन चेंज देयर एंटायर लाइफ विद इन मंथ्स। तो सर हमने ये जो कनेक्शन समझा, इसके बाद एक और मैं बात करना चाहूँगी, हीलिंग, जिसके ऊपर हमारा ये पॉडकास्ट भी बेस्ड है कहीं ना कहीं। यू नो, दे से कि योर बॉडी इज़ योर बिगेस्ट हीलर, बट हम ये बात रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं, रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। और उसी के साथ आपने मुझे एक टर्म का नाम बताया, क्वांटम हीलिंग, जहाँ कहीं ना कहीं एनर्जी हीलिंग होती है। तो मैं इन दोनों का कनेक्शन समझना चाहूँगी, और साथ ही साथ व्हाट एग्जैक्टली इज क्वांटम हीलिंग फॉर माई व्यूअर्स। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जो बॉडी अपने आप को कैसे हील कर लेती है, हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अभी आप देखो, जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान हेल्दी है, मतलब उसमें कोई किसी तरह की डिजीज नहीं है, कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जिसमें कोई चैलेंज नहीं है, कोई मेंटल इश्यूज नहीं है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, कोई हर लेवल पे हील्ड है। तो उसको ये करने के लिए उसकी बॉडी को क्या करना पड़ रहा है? कुछ भी नहीं, उसकी बॉडी एक नेचुरल स्टेट में है। यानी हमें एक चीज समझ में आती है कि हमारी बॉडी इटसेल्फ इज अ फार्मेसी ऑफ केमिकल्स। हम केमिकल लो चाहें, हमारी बॉडी वो सब केमिकल्स प्रोड्यूस कर रही है, वो सब प्रोटीन प्रोड्यूस कर रही है, जिससे वो एक हेल्दी स्टेट को मेंटेन करके रख सके। अब ये करने के लिए उसको क्या एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है? कुछ भी नहीं। इनफैक्ट एक्स्ट्रा करने से हम डिजीज में जा रहे हैं। मतलब हेल्दी रहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बीमार होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। True. अगर आपके पास कोई थॉट नहीं है, आपका मन शांत है, तो आप एक हेल्दी स्टेट में हो। लेकिन बीमार होने के लिए मन को पागल करना पड़ेगा, इसको पास्ट में, इसको फ्यूचर में, इसको पेनफुल मेमोरीज पे, इसको लोगों पे, इसको बाहर की दुनिया पे लेके जाना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी एक स्टेट में रहती है, जिस स्टेट को हम लोग बोलते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है कि व्हेन योर बॉडी नोज कि हाउ टू रिपेयर एनीथिंग, एनी वियर एंड टियर विच इज हैपनिंग ऑल द टाइम्स इन योर बॉडी, लाइक राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, और बहुत सारा वियर एंड टियर मेरी बॉडी में हो रहा है। सो इफ आई एम इन अ स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस, तो होम्योस्टेसिस में मेरी बॉडी अपने आप उस वियर एंड टियर को रिपेयर करना जानती है। मेरी बॉडी हर वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना जानती है जिससे कोई भी पैथोजन, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, सब कुछ किल हो सकता है। बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट। इसको बनाया गया तो ये स्टेट के साथ बनाया गया कि होम्योस्टेसिस में यू कैन रिकवर फ्रॉम एनीथिंग एंड यू कैन प्रोटेक्ट दिस ह्यूमन बॉडी फ्रॉम एनी डिजीज, एनी बैक्टीरिया, एनी वायरस। अब हमने क्या किया, जैसे यहां पर हमारे सामने एक लाइट जल रही है, ये लाइट यहां पर है, लेकिन अगर मैं इसका बटन ऑफ कर दूं तो ये फिजिकल जो लाइट और इसका सॉफ्ट बॉक्स और इसका जो ट्राइपॉड और इसका स्टैंड है, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर मैंने वो बटन ऑफ कर दिया। अब मुझे यहां से लाइट दिखती हुई नहीं मिलेगी, ऑल्दो दिस इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइट। लेकिन वो स्विच ऑफ करने से हमने अपनी जिंदगी में ऐसे एक स्विच ऑफ कर दिया। वो स्विच ऑफ था चेतना का स्विच, वो स्विच ऑफ था मोहब्बत का स्विच, वो स्विच ऑफ था कॉन्शियसनेस, जिससे जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि हम प्रेजेंट मोमेंट में ना रह के हम मन के साथ ज्यादा रहते हैं। तो हमारे जो केमिकल्स इस बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ऑटोमेटिकली रिलीज हो रहे थे, हमने वो बटन बंद कर दिया, और अब हमने बटन उल्टा करके दूसरे केमिकल्स रिलीज करने शुरू किए। स्ट्रेस लिया तो कॉर्टिसोल रिलीज किया, बॉडी का फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट किया तो एड्रेनालिन रिलीज किया, नॉरेपेनेफ्राइन रिलीज किया। मतलब हेल्दी रहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बीमार होने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ट्रू। हमने बटन ऑफ किया, कॉर्टिसोल लगातार स्ट्रेस में लगातार, तो अब फिजिकल बॉडी तो वही है, लेकिन अभी भी इसके अंदर से वो लाइट नहीं आ रही। जैसे इस ट्राइपॉड का बटन बंद कर देने से लाइट का, इसमें लाइट नहीं आ रही, बट सब कुछ सेम है। वैसे ही हमने जैसे ही वो कॉन्शियसनेस का बटन ऑफ कर दिया, अब इसके पास स्ट्रेस है, अब इसके पास मन है, अब इसके पास डिप्रेशन है, अब इसके पास एंग्जाइटी है, और ये जितने भी इमोशंस हैं, ये इमोशंस हमारी बॉडी में क्या करते हैं, केमिकल्स रिलीज करते हैं। वो केमिकल्स हमारे शरीर को डिसाइड करते हैं कि तुम किस डायरेक्शन में जाओगे, किस डायरेक्शन में नहीं। सपोज मेरी बॉडी डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स और एनेंडामाइड, ये 5 केमिकल्स इसका स्टेट है आनंद में। जब मैं मेडिटेट करता हूं तो मेरी बॉडी एनके सेल्स, जिनको हम बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स, इनका प्रोडक्शन 200% तक बढ़ा सकती है। ये साइंटिफिक स्टडीज हैं। मेरी बॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, सबसे पहले हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो एक्टिवेट होते हैं, उसका प्रोडक्शन 20 टाइम्स बढ़ा सकती है। मेरी बॉडी, जब मैं बिल्कुल पीस में हूं तो थाइमस ग्लैंड हमारा एक सेल्स रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स। ये कैंसर को ईट करते हैं। इसका प्रोडक्शन थाइमस ग्लैंड बढ़ा सकता है व्हेन आई एम इन लव, व्हेन आई एम हैप्पी। बट मैंने लव को स्विच ऑफ किया, मैंने हैप्पीनेस को स्विच ऑफ किया, तो मैंने ट्यून किस पे किया, स्ट्रेस पे, डिप्रेशन पे, एंग्जाइटी पे, लो वाइब्रेशन फीलिंग्स पे।
अब मेरी बॉडी वो जो ऑन के केमिकल्स थे वो रिलीज ना करके वो ऑफ के केमिकल्स रिलीज कर रही है, जिसके लिए मैंने मेहनत की है। अब कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, एड्रेनालिन रिलीज हो रहा है, नोरेपेनेफ्राइन रिलीज हो रहा है, तो ये मेरी बॉडी को एक ऐसे मोड में डाल देते हैं जहां पर वो रिकवर नहीं कर पाती, वो और ज़्यादा डिके, और ज़्यादा बीमार, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल चैलेंजेस धीरे धीरे आते जाते हैं। तो अब इसमें समझने वाली चीज़ क्या है कि बॉडी इटसेल्फ इज अ हीलर, बॉडी इटसेल्फ इज अ फार्मेसी ऑफ केमिकल्स। लेकिन हमें क्या करना है? बटन ऑन करना है। अगर हम बटन ऑन करते हैं, बटन ऑन करने का मतलब क्या है कि हम अपने इमोशन, 2 लेवल पे बटन ऑन होगा। पहला, हम अपने इमोशंस को शिफ्ट करें फ्रॉम लो वाइब्रेशनल इमोशंस टू elevated emotions, low vibration anger, fear, jealousy, grief, guilt, shame, जिनमें हम stuck रहते हैं। और high vibrational means love, gratefulness, gratitude, और ये हम बोलते हैं इसको compassion, करुणा। अगर हम ये वाला बटन ऑन करें तो ये देखो कि 2 तलवारें एक मयान में नहीं रह सकती। when you are in love, when you are feeling happy, आप उस टाइम पर स्ट्रेस नहीं हो सकते हो, उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। दैट्स व्हाई मैंने बोला मल्टीटास्किंग नहीं होता, एक टाइम पर आप एक ही काम कर सकते हो। अब हमने अगर ये बटन को ऑन करना सीख लिया तो हम अपनी बॉडी की केमिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं, जो हम नहीं सीख पा रहे हैं। दूसरा आसान तरीका क्या है कि हम कॉन्शियसनेस में अपने आप को इवॉल्व करना सीखें, हम मेडिटेटिव स्टेट में जाना सीखें, क्योंकि व्हेन यू आर इन मेडिटेटिव स्टेट, तो मेडिटेटिव स्टेट ही लव का स्टेट है। योर नेचुरल स्टेट इज अ स्टेट ऑफ लव, योर नेचुरल स्टेट इज अ स्टेट ऑफ ब्लिस। उसके लिए पहाड़ नहीं चढ़ना पड़ेगा, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा, दैट इज योर नेचुरल स्टेट। हम नीचे गिरते हैं। So if you are consciously not able to practice love, happiness, gratitude, bliss, and all these elevated emotions, then become neutral. Be in a meditative state. Your body knows how to, reproduce those beautiful chemicals like dopamine, oxytocin, serotonin, endorphins, and endamite. तो मेडिटेटिव स्टेट आपकी बॉडी का वो हीलिंग मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली ऑन कर देती है। और पहले तो हम इसको मानते थे कि ये ऑकल्ट है, ये हमारे ऋषि मुनि, ये लोगों का कुछ फैलाया हुआ जाल है, भगवान, मेडिटेशन, दिस इज कट द क्रैप, लोग ऐसे बोलते थे। अब when modern medical science is coming up with so many evidences, they are coming up with researches, they are proving that when we are in meditative state, that state can give us a psychedelic experience, जिसमें हमारी बॉडी वो सब ब्यूटीफुल केमिकल्स रिलीज करती है जो हमारा शरीर हीलिंग के लिए उसको जरूरत है। बिल्कुल। एंड सर, एज यू राइटली सेड, ये भी तो कहते हैं कि हमारी बॉडी में जितनी भी बीमारियां हो रही है उनका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण सप्रेस्ड इमोशंस हैं। एक्चुअली आज तो मेडिकल साइंस भी इस बात को अग्री कर रही है कि मोर देन 90% डिजीज आर साइकोसोमैटिक। हमारी साइकी जिस कंडीशन, जिस स्टेट में है, वही सोमा मींस फिजिकल बॉडी पे उसी का ही इम्पैक्ट है। हाउ टू रिलीज दोज इमोशंस? ब्यूटीफुल। एक्चुअली इनको रिलीज करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि ये बॉडी में स्टक कहाँ पर है। उसे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अब देखो, हर एक इमोशन एक स्पेसिफिक जगह पर ही स्टक होगा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जानना चाहूँ, जैसे नट एंड बोल्ट आपने देखे हैं, एक बोल्ट एक उसी नट में फिक्स होगा जो उसी के साइज का है। ठीक वैसे ही हमारे बॉडी में हमारी जो, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बात की ना, हमारे पास 5 लेयर्स हैं, अन्नमय कोश, देन प्राणमय कोश। तो ये जो प्राणमय कोश, जो सॉफ्टवेयर की सबसे पहली लेयर है, इस सॉफ्टवेयर में हमारे पास 7 एनर्जी सेंटर्स हैं जिनको हम 7 चक्र बोलते हैं, फ्रॉम मूलाधार टू सहस्त्रार। 7 एनर्जी सेंटर्स। ये एनर्जी सेंटर्स जो हमारी इलेक्ट्रिक बॉडी में हैं, ये हमारी फिजिकल बॉडी के कुछ ग्लैंड से एसोसिएटेड हैं। जैसे हमारा जो सहस्त्रार है, इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड से एसोसिएटेड मानते हैं। हमारा जो 3rd आई चक्र है, इसको हम पीनियल ग्लैंड से एसोसिएटेड मानते हैं। जैसे हमारा थ्रोट चक्र है, इसको हम लोग थायराइड ग्लैंड से एसोसिएटेड मानते हैं। ऐसे हमारे हार्ट चक्र को हम लोग हमारे थाइमस ग्लैंड से एसोसिएट, तो हर एक चक्र एक ग्लैंड से एसोसिएटेड है। अब हर एक चक्र एक भावनात्मक स्तर पर अपने कुछ इमोशंस को कैरी करता है। जैसे सेफ्टी, सिक्योरिटी, लाइफ में सर्टेनिटी, ये सब कहाँ है? मूलाधार में। तो अगर आपका कोई भी इमोशन सेफ्टी, सिक्योरिटी, लाइफ की अनसर्टेनिटी से रिलेटेड है, तो वो कहाँ स्टक होगा? मूलाधार में, रूट चक्र में। अब रूट चक्र से रिलेटेड ग्लैंड्स कौन से हैं? आपके इंटेस्टाइन है, आपकी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, मेल्स में टेस्टिस हैं, फीमेल में ओवरीज हैं, या हमारे जेनेटिकल जितने भी ऑर्गन्स, यहाँ पे रिलेटेड दिक्कत होगी। तो अब वो बॉडी में उसी जगह पर स्टक है। जैसे मैं बोलता हूँ एंगर है, ये कहाँ से? ये हमारे हार्ट रीजन में स्टक रहता है। तो ये किस पे इम्पैक्ट डालता है? हार्ट पे, लिवर पे। आप देखोगे जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं उनका फैटी लिवर बहुत जल्दी हो जाता है।
वो अल्कोहल नहीं लेते, सिगरेट नहीं पीते, लेकिन फिर भी NAFLD बोलते हैं हम इसको, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, फैटी लिवर हो जाता है। एंगर है, जिसके अंदर फियर बहुत ज्यादा है, ये हमारे एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर इंपैक्ट डालता है। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ है? किडनीज के ठीक ऊपर, उसको किडनी की समस्या होने लगती है। सो एवरी इमोशन जो है वो एक पर्टिकुलर जगह पर स्टक होता है। अब आपका सवाल ये आएगा कि हम कैसे ढूंढें कि हमारा कौन सा इमोशन कहाँ स्टक है। एग्जैक्टली तो हमारे लिए ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए हम अलाउ करते हैं कुछ एक मेडिटेशन टेक्निक्स को, जिसमें एक हमारा, जैसे मैंने बताया था, हमारा एक रिट्रीट होता है नो दाई सेल्फ। इसमें हमारी सबसे पहली टेक्निक होती है, उसको हम बोलते हैं रिदमिक रिलीज मेडिटेशन, कि इंसान अपनी बॉडी से पहले तो डिटैच हो जाए। जब तक हम बॉडी से अटैच हैं हम उन इमोशंस को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बॉडी में कहां से आ रहे हैं? हमारे सॉफ्टवेयर पार्ट से, विच इज द प्राणमय कोश एंड मनोमय कोश। तो अगर हम बॉडी से इतने ज्यादा अटैच हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ कोई बुक है, वो बुक रखी हुई है, और मैं वो बुक आपके पास आपको दूं और आपके यहाँ पर ऐसे रख दूं और आपको कहूं इस बुक को पढ़ो, तो आप पढ़ पाएंगे? नहीं। अगर मैं उसको यहाँ से यहाँ पर करूं और मैं बोलूं कि इसको पढ़ें, तो आप कहोगे पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपका उससे डिस्टेंस हो गया। किसी चीज को क्लैरिटी से देखने के लिए उसमें डिस्टेंस जरूरी है। जैसे लोग रिलेशनशिप्स में भी बोलते हैं, जब थोड़ा डिस्टेंस आता है ना तो प्यार बढ़ता है। क्यों प्यार बढ़ता है? क्योंकि अब आप इफ एंड बट, प्रोज एंड कॉन्स, गुड एंड बैड, आप एक डिस्टेंस से ऑब्जर्व कर पा रहे हो। नाउ यू आर नॉट दैट इमोशनली अटैच्ड टू दैट पर्सन या उस पर्टिकुलर इमोशनल स्टेट से। वैसे ही जब हम रिदमिक रिलीज मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने बॉडी से थोड़ा डिटैच होते हैं। उस मेडिटेशन का सबसे बड़ा प्रोसेस बताता हूं, जो लोग अपने घर पे भी कर सकते हैं। वो प्रोसेस ये है कि पहले 5 मिनट आप ब्रीद करो, एक्सटेंसिव ब्रीदिंग, कियोटिक ब्रीदिंग, मतलब इतनी तेज तेज, जिसको हम एक प्राणायाम भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका, ओके। जिसमें हम ऐसा करके बहुत तेज तेज सांस लेते हैं। तो 5 से 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, और 5-10 मिनट के बाद भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद स्टिल हो जाओ। स्टिल, जैसे हम बोलते हैं स्टैचू हो जाओ, बिल्कुल फ्रीज। और कम से कम 15 मिनट फ्रीज रहो। तो इस 15 मिनट में पहले 2-3 मिनट तो बॉडी बोलेगी कि भाई मेरे को देखो, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे सांस बहुत तेज चल रही है, मैंने हाथों से भस्त्रिका किया, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। बॉडी आपको खींचेगी, बुलाएगी। और अगर वो 5 मिनट आपने उसको रेजिस्ट किया कि मैं तो फ्रीज हूं, कर ले जो करना है, आई एम नॉट गोइंग टू पे एनी काइंड ऑफ अटेंशन टू यू, आई एम फ्रीज। बॉडी बोलेगी सांसें बड़ी तेज चल रही हैं, हार्ट बीट बहुत तेज है, एक बार देखो, ध्यान से देखो, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, फ्रीज है, तेरे हाथ यहाँ रुके हुए हैं, इसको नीचे करना पड़ेगा। आप बोलो कुछ नहीं हो सकता, आई एम फ्रीज। क्या होगा फिर इससे? आप बॉडी से, जो बॉडी आपको वापस बुला रही थी, आपका उससे थोड़ा सा ये होगा, उससे डिस्कनेक्शन। आप थोड़ा दूर हो जाते हो, क्योंकि आप बॉडी की से अटैच नहीं, बॉडी आपको बुला रही है कि सांसों पे ध्यान दो, हार्ट बीट तेज हो रही है, ये हो रहा है, आप कहते हो मैं नहीं देखता, मैं तो फ्रीज हूं, न्यूट्रल। और इस टाइम पर आपको कुछ विचार भी नहीं आएंगे। 5 मिनट के बाद आप देखोगे कोई थॉट नहीं है, यू आर स्टिल, यू आर फ्रीज, यू आर इन अ न्यूट्रल स्टेट। और इसके बाद एक प्रोसेस होता है, हम उसको बोलते हैं सोल फ्लो। सोल फ्लो, ओके। ये जो शमन्स होते थे ना, जो शामनिक कल्चर में सोल फ्लो का बड़ा एक इंपॉर्टेंस था। तिब्बतन मेडिटेशंस में इसका बड़ा इंपॉर्टेंस था। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम करते हैं डांस। डांस कैसा? डांस ऑफ सेलिब्रेशन। मीन्स क्लोज योर आइज। इस पूरे प्रोसेस में हमने आंखें नहीं खोलनी, कुछ नहीं करना, क्लोज योर आइज एंड जस्ट बी विद इट, फ्लो विद द फ्लो। मतलब जब आप फ्रीज रहे तो अपनी बॉडी को अलाउ करो कि वो क्या एक्शन करना चाहती है। आपकी सोल फ्लो करेगी, क्योंकि नाउ यू आर नॉट अटैच्ड विद योर बॉडी, क्योंकि आपने पिछले 15 मिनट से बॉडी की सुनी ही नहीं है। यू आर नॉट अटैच्ड विद इट। आप किससे अटैच हुए हो अब? अपने इंटरनल सेल्फ से, अपने प्राणमय और अपने मनोमय कोश से। तो आप सोल फ्लो करो 5-10 मिनट। अब यहाँ पर लोग कहते हैं यार कोई देखेगा, कोई घर वाले देखेंगे, कोई जज करेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ आराम से रूम बंद करो, घर वालों को बोलो मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, आधा घंटा मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। जब आप ये सोल फ्लो करते हो, आप नाचते हो, आपके अंदर का बच्चा जाग जाता है, खुश हो जाता है, मस्ती में आ जाता है, इतनी पीस में आता है कि वो इतने ब्यूटीफुल केमिकल्स रिलीज करने लगता है, इतने ब्यूटीफुल कि आप अपनी बॉडी में उस समय महसूस कर पाते हो कि शरीर में अब भारीपन कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। आपको पता चल जाता है कि ये इमोशंस कहाँ स्टक हैं। जहां स्टक हैं, फिर उस जगह पर आप ध्यान लगा करके बैठ जाते हो,
छोटा सा प्रोसेस, इट विल टेक 30 मिनट्स ऑफ योर्स, लेकिन ये 30 मिनट्स में आप देखोगे कि अगर मुझे सिर में यहाँ पर भारीपन हो रहा है, मैंने सोल फ्लो किया और सोल फ्लो के बाद मैंने देखा कि अब मेरा भारीपन यहाँ है, तो मैं आराम से बैठ गया और मैंने सिर्फ ध्यान को यहाँ लगाया। मैं अपनी सांसों को यहाँ लेके गया, दो ये लंग्स में जाएंगी, लंग्स से बाहर आएंगी, लेकिन मुझे भाव ऐसा करना है, इमोशन ऐसा देना है कि मेरी सांसें इस एरिया में जा रही हैं। और आप देखोगे आपने वो इमोशनल बर्डन जो आपके पास था, पेनफुल मेमोरीज थी, ट्रॉमास थे, चाइल्डहुड कोई मोलेस्टेशन था, कोई बैड टच रखा, कुछ भी था, वो सब कुछ आप देखोगे आपने ब्रेथ के थ्रू डिसॉल्व कर दिया। तो 2-3 बार जब आप ये प्रोसेस करते हो, आप देखते हो बॉडी में अब कोई वो इमोशन स्टक ही नहीं है, बॉडी बिल्कुल लाइट है, बॉडी बिल्कुल, तो वो जो प्रोग्रामिंग हो रखी थी सबकॉन्शियसली, उसको आपने यूं निकाल दिया जस्ट बाय इमोशनल रिलीज। हाँ, आप इमोशनल रिलीज बोल सकते हो एक्चुअल में, लेकिन हमने एक पूरा पहले, ये इतना साइंटिफिक प्रोसेस है, इसमें हमने एक रिदम क्रिएट किया है। पहले हमने अपने प्राण वायु को इतना तेज किया कि शरीर बताए कि मैं हूं। फिर जब शरीर बताने लगा कि मैं हूं, तो हमने कहा हम नहीं देखते तुझे, हम तू करता रह जो। फिर शरीर चिल्लाता है कि मैं हूं, मुझे देखो, मुझे दर्द हो रही है, मेरी सांसें तेज हो रही हैं, मैं स्टक हो गया हूं, मैं स्टैचू हो गया हूं। आप कहते हो मैं नहीं देखता तुझे। 15 मिनट में ये भाव आता है, नाउ यू आर डिटैच्ड विद योर बॉडी एंड यू आर इन योर मेंटल बॉडी। फिर आप आनंद लेते हो, आप अपनी मेंटल बॉडी में एक प्रोग्रामिंग डालते हो, क्या है, मैं ब्लिसफुल स्टेट, मैं झूम रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं। और आप देखोगे, आप भी जब ये घर जाके करोगे तो आप देखोगे ये सोल फ्लो करना नहीं पड़ता, इसलिए इसको सोल फ्लो बोला जाता है। ये होता है, इट्स नॉट अ डांस, ये होता है। जब वो होता है तो वो कहां से हो रहा है, आप देखोगे शरीर तो कर ही नहीं रहा, मैं ये स्टेप मैं नहीं कर रही हूं, ये अपने आप हो रहा है। और जब वो अपने आप होता है तो आप देखते हो कि आप उस चेतना के साथ कनेक्टेड हो, और फिर आप उसको उस जगह को ऑब्जर्व करते हो जहां पर चेतना ने आपको बताया कि भारीपन था, कुछ भी था, चीजें डिसॉल्व होती हैं। लोगों को कैसी भी कोई डिजीजेस के साथ लोग होते हैं, अगर वो इस प्रोसेस को लगातार करते हैं, वो हील होने लगते हैं, उनकी बॉडी रिपेयर होने लगती है, उनके मेंटल बर्डन्स खत्म होने लगते हैं। डीप में जाएंगे तो कार्मिक कनेक्शंस रिजॉल्व होने लगते हैं, क्योंकि आप इतने प्रेजेंट स्टेट में आ गए कि आप उस फ्रीक्वेंसी पर हो ही नहीं जिस फ्रीक्वेंसी को कार्मिक बर्डन्स ढूंढ रहे थे। रियली तो मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी राइज हो रही है यहाँ से, और कार्मिक कनेक्शंस को भी आप इससे डिसॉल्व कर सकते हैं। कार्मिक कनेक्शन बॉडी बेस्ड है ही नहीं। जब हम मान लो कार्मिक कनेक्शन का साइंस समझें तो वो है क्या, कि हमने कभी भी कुछ किया था, पास्ट लाइफ में भी कुछ किया था, कुछ जन्मों में भी कुछ किया था, तो वो भी हमें मिलता है। लेकिन जब हमने पिछले जन्म में अपनी बॉडी छोड़ दी तो हमें कैसे मिल रहा है, क्योंकि वो स्टोर्ड है कहीं ना कहीं, वो करना कहाँ, सबकॉन्शियसली। सबकॉन्शियस तो बॉडी होती है, सब योर बॉडी इज योर सबकॉन्शियस माइंड। हमने वो सबकॉन्शियस में स्टोर नहीं है, वो हमारे मनोमय कोश में, विज्ञानमय कोश में उसके इम्प्रिंट्स हमारे पास स्टोर्ड हैं। वो हमारी चेतना के साथ भी जुड़े रहते हैं। तो जब हमारी बॉडी चली गई तो भी वो उस चेतना के साथ जुड़े हैं। हमने फिर से जन्म लिया, वो फिर से आ गए, तो वो बॉडी के साथ तो नहीं जुड़े, वो उस चेतना, उस फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़े हैं जिस फ्रीक्वेंसी पर आप थे। बिल्कुल। और अगर वो फ्रीक्वेंसी वहां से बदल जाए, मान लीजिए आपका एड्रेस है B532 सेक्टर 10 मुंबई, अब आपने मुझे ये एड्रेस दिया और मैंने आपके एड्रेस पर आपको एक कुछ भी गलत चीज भेजी, मान लो। अब आपने एड्रेस ही चेंज कर लिया, कितने % चांसेस हैं कि वो चीज आपको मिलेगी? मिलेगी नहीं, क्योंकि वो तो उस एड्रेस पे गई है। आप जब घूम फिर के वापस उस एड्रेस पे आएंगे, सेक्टर 10 मुंबई या जो भी, तो वो आपको दोबारा मिलेगी। लेकिन अगर आप वहां से निकल ही गए तो क्या वो चीज आपको मिलेगी? कभी भी नहीं मिलेगी। अच्छी बुरी कुछ भी नहीं। आर यू गेटिंग दिस थिंग? कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब एक इंसान यहां गबन करके फ्लाइट लेके लंदन चला जाता है, आप ढूंढते रह जाते हो। अगर वो कहां से पकड़े भैया, कहां से लोन लें, कहां से क्या करें, वो एड्रेस चेंज हो गया। ऐसे ही ये जो मेंटल एड्रेस जब चेंज होता है, जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, आप ऊपर जाते हो, तो वो जो पिछली चीजें हैं ना, वो तो उस व्यक्ति को मिलनी थी जो उस फ्रीक्वेंसी पर था। आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को ही, अपनी वाइब्रेशन को ही चेंज कर लिया। आपने एक, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे सामने अंगुलीमाल और बुद्ध का है। अंगुलीमाल कितना बड़ा डाकू था, 100 लोगों की उंगलियां काट दी, गर्दन काट दी, कर दिए, लेकिन बुद्ध के संपर्क में आया, फ्रीक्वेंसी जो यहां थी वो यहां हुई। अब वो बुद्ध हो गया है, अब वो एक सन्यासी हो गया है। अब उसको कोई, लोग भी कह रहे हैं कि यार ये डाकू था, और लोग आकर के 6 महीने के बाद उसके पांव पड़ रहे हैं कि ये बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया व्यक्ति। उनको तो उसको गोली मारनी चाहिए, उसकी उंगलियां काट देनी चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब ये यहां पर है। तो अब यहां पर जो लोग हैं जो इस फ्रीक्वेंसी पर है, वो उसको आके मिल रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उसके साथ उससे दीक्षा ले रहे हैं, उससे ज्ञान ले रहे हैं।
क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। तो जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में चेंज हो जाती है, जो हायर स्टेट में हमको एलिवेट करती है। तो वो जो गिल्ट था, वो शेम था, और ये बाकायदा एक बुक है, इस बुक का नाम है द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड बाय डेविड हॉकिंस। द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन। हाँ, उन्होंने कॉन्शियसनेस का एक मैप बनाया है कि हमारी चेतना, उसमें उन्होंने 20 से इसका मार्कर शुरू किया है और 20 से लेके इसको 1000 तक लेकर के गए हैं कि हमारी चेतना जब शेम में होती है तो वो 20 पर होती है, हाँ। जब वो गिल्ट में होती है तो वो 30 पे होती है। ऐसे ही 700 पे लव और ग्रैटिट्यूड को दिया गया है, उन्होंने दिया जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए लोगों पे। तो जब आप ये स्टेट चेंज करते हो ना और आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, यू आर ऑलरेडी इन ब्लिस। आई एम इन लव, आई एम इन अ ब्लिसफुल स्टेट। मैं ग्रेटफुल हूं उसके लिए। अदरवाइज जब आप ग्रीफ में हो, सॉरो में हो, यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर एनीथिंग, यू आर नॉट इन लव, यू आर नॉट इन पीस। तो वो स्टेट चेंज होती है, मेंटल स्टेट चेंज होती है, बिकॉज योर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। ट्रू, बिल्कुल। सो व्हेन योर मेंटल स्टेट चेंजेस, योर फिजिकल बॉडी ऑल्सो चेंजेस। इसको पता लगने लगता है कि नाउ मैं उस एड्रेस पे नहीं रहती हूँ भैया जहां बीमारी थी। बीमारी इज अ स्टेट, मैं उस स्टेट में नहीं रहती हूँ। अब मैंने मेरी फ्रीक्वेंसी राइज कर ली। बट सर, एज यू राइटली सेड कि कहीं ना कहीं हमारे स्टक इमोशंस होते हैं एंड इट्स ऑल अबाउट रेजिंग योर वाइब्रेशन। बट आई थिंक हम खुद ही कहीं ना कहीं सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं खुद के। हम खुद ही उस गिल्ट को नहीं जाने देते, उस ट्रॉमा को नहीं जाने देते। तो हाउ टू लेट दैट गो? बहुत से लोगों में उन्हें पता होता है लॉजिकली कि इट्स नॉट राइट, जो गिल्ट और शेम मैं फील कर रहा हूँ ड्यू टू माई पास्ट मिस्टेक्स, वो उन्हें पता है, उन्हें लेट गो करना चाहिए, बट वो कर नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों? सो ट्रू। एक शायर मुझे याद आते हैं, एक शायर का बड़ा खूबसूरत शेर है। वो कहते हैं, मैं खुद ही हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। ये ना एक बड़ा हाई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग माया का भी जिक्र करते हैं। तो जब इस रेल्म में हम आते हैं ना, तो यहाँ पर एक शक्ति है, जिस शक्ति ने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा, उसको माया बोला जाता है। उस माया ने हमको एक जाल में बांधा कि वो हमको इन 5 सेंसेस और मन के परे कुछ देखने नहीं देती। जैसे किसी एक व्यक्ति को उसने कुछ गलत किया, उसको एक जेल में डाल दिया गया। अब जेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस जेल से बाहर ना निकले। लेकिन कुछ लोग आपने देखा होगा ऐसा इतना अच्छा काम करते हैं या कुछ उनकी सजा माफ हो जाती है। ऐसा बहुत सी न्यूज़ हमको मिलती हैं। या वो हायर अथॉरिटी को अपील करते हैं, राष्ट्रपति को लेटर लिखा कि मेरी सज़ा माफ़ कर दो, तो उसको लगता है कि ये इवॉल्व कर गया है, बढ़िया आदमी है, तो वो उसकी सज़ा माफ़ भी कर सकता है। ऐसे कोई हायर अथॉरिटी है? ट्रू। कुछ ना कुछ तो है, जो ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति जिसने रच दी, कुछ ना कुछ तो शक्ति है। तो जब आपकी चेतना इवॉल्व होती है ना, आप उस हायर कॉन्शियसनेस के पास हाजिरी लगाते हो, वो आपसे बोलने लगती है। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि जब आप प्रेयर करते हो, मतलब किसी भी भगवान, खुदा, कोई भी रिलीजन, किसी भी जगह जब हम प्रेयर करते हैं, एट दैट टाइम यू आर टॉकिंग टू गॉड एंड गॉड इज लिसनिंग। बट जब आप शांत हो जाते हो, नाउ गॉड इज टॉकिंग टू यू। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल थिंग। सो वो कब पॉसिबल है? व्हेन यू आर इन अ कामर स्टेट, व्हेन यू आर रिलैक्स्ड, व्हेन यू आर पीसफुल। और वो मेडिटेटिव स्टेट आपको एक्सपीरियंस देती है। तो लोग जितने भी ये चीज़ें, हमें लगता है कि ये बदलने के लिए मैं ही नहीं बदल पा रहा हूँ, मैं ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ हूँ, मैं ही ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो आप देखोगे ये मैं कौन है। मैं को समझने के लिए अब हम यहाँ से बड़ा ब्यूटीफुल एक कॉन्सेप्ट निकालते हैं। मैं को समझने के लिए हम अपने शास्त्रों में दिया एक वर्ड पढ़ते हैं। इस वर्ड का नाम है अंतःकरण। अंतःकरण में 4 चीजें आती हैं। ऐसा बोला जाता है कि हम इन 4 चीजों से बने हैं: मन, बुद्धि, चेतना और अहंकार। जब मैं बोलता हूं कि मैं खुद ही हूं अपना दुश्मन, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है, तो ये मैं, मेरा मन है। मन है। आप मन नहीं हो, आप मन भी हो, आपके पास बुद्धि भी है। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो कोई इंसान है, वो स्मोकिंग बहुत ज्यादा करता है। अब क्या उसको ये नहीं पता कि स्मोकिंग किल्स? पता है। इनफैक्ट अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, सिगरेट के पैकेट पे फोटो वार्निंग, हर एक मूवी से पहले ये वार्निंग वो चलाते हैं, दिखाते हैं। उसको पता है, लेकिन फिर भी वो स्मोक करता है। अब यहां से हमें समझ में आएगा कि पता किसको है? बुद्धि को। The intellectual mind knows that this thing is injurious to my health. But मन says, मन means माया का फैलाया हुआ जाल। मन says कि कोई बात नहीं, जिंदगी तो एक है, मजे ले ले, 2 कश उड़ा ले।
ट्रू। तो जब मैं कहता हूं मैं खुद ही हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, तो कौन पीछे पड़ा हुआ है? बुद्धि नहीं पड़ी हुई। बुद्धि नोज एवरीथिंग। मोटिवेशन की कितनी दुकान खोल दो, वो सब बता देंगे कि आप चलते रहो, काम करते रहो। लेकिन फिर आप, मेरा एक दोस्त था, सुबह मॉर्निंग वॉक पे डिसाइड किया कि मॉर्निंग वॉक पे चलेंगे। कितने बजे? 5:30 बजे। दिसंबर का महीना था। मैंने कहा कि कल सुबह उठेगा? कहता हाँ उठूंगा। 5:30 फ़ोन किया, मैंने कहा मैं बाहर आ गया हूँ। तो बोल रहा है यार रज़ाई के अंदर जो आनंद है सर्दी के टाइम पर, ये बाहर नहीं है। तो अब बुद्धि जान रही है कि मॉर्निंग वॉक करना सही है, लेकिन मन कह रहा है कि सोया रहा है। यहाँ पर आनंद कुछ और आ रहा है। वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, बुद्धि उसको समझती नहीं। बुद्धि डिलेड ग्रेटिफिकेशन को समझती है, मन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अभी थोड़ा सिगरेट में अभी मजा है, बुद्धि कह रही है बाद में तेरे को बीमारी हो सकती है। मन कह रहा है अभी राइट नाउ मेरे को आनंद लेना है। मन कह रहा है रजाई के अंदर राइट नाउ मुझे कोजी फील करना है, मुझे बाहर नहीं निकलना। सो मैं हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ। मैं कौन? मन। अब मुझे अगर इस मैं को हटाना है तो मुझे एक ही काम करना है, जिसके 112 तरीके हो सकते हैं, और वो एक काम है ध्यान। क्योंकि ध्यान मन की मृत्यु है। ध्यान मन की मृत्यु है। मन बचता नहीं जब आप ध्यान करते हैं। When you were focusing on your breath, was there any thought coming up in your mind or in your head? No, you were in a meditative state. True. अगर मैं बोल रहा हूं, if you are only listening me, if your entire focus is here, आपके पास कोई thought नहीं आएगा. It means we are meditating. We are not doing a podcast. We are meditating. So जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान में मन नहीं बचता. ध्यान में जब आप थोड़ी देर ध्यान में रहते हैं तो बुद्धि नहीं बचती. पहले 5 मिनट बुद्धि पूरा जोर लगाएगी कि यार इससे होगा क्या, कुछ भी नहीं हो रहा, इससे अच्छा तो डिस्प्रिन खा लेता, इससे अच्छा तो डॉक्टर को दिखा लेता. बट व्हेन यू कीप ऑन सिटिंग इन दैट स्टेट, 5 मिनट बाद बुद्धि भी सरेंडर करती है. बोलती है, जो सलमान खान बोलता है, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन. बुद्धि भी बोलती है डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन. फिर आता है अहंकार. अहंकार आपको ये आभास करवाता है कि तुम जिस व्यक्ति से, जिससे या जो प्रक्रिया कर रहे हो, तुम इससे बड़े हो. इससे क्या होगा यार, ये बंदा कौन तुम्हें समझा देगा, इसकी बातें मत सुन, तू अपनी सुन. तुम्हें ज्यादा पता है, इसको कुछ भी नहीं पता. तुम्हारे पास 1 करोड़ की गाड़ी है, इसके पास तो 5,000 रुपए की गाड़ी, इसकी क्यों सुन रहे हो. अरे ये बात तो गीता में भी लिखी हुई है, इसने क्या नया बोल दिया, ये बात तो ओशो भी बोल गए, इसकी मत सुन. अहंकार आपको श्रेष्ठ बताएगा और दूसरे व्यक्ति को छोटा बताएगा. व्हेन यू आर कीप ऑन सिटिंग इन दैट स्टेट, कि अहंकार को बकबक करने दो. जैसे हमने रिदमिक रिलीज मेडिटेशन में बॉडी को बकबक करने दी, अब हमने स्टैचू कर दिया कि हम तेरी नहीं सुन रहे हैं भैया. अहंकार की स्टेट में अहंकार को बकबक करने दो. कीप ऑन सिटिंग, कीप ऑन सिटिंग, कीप ऑन सिटिंग. 20 मिनट के बाद आपको लगेगा कि अब अहंकार भी नहीं है. मन गया, बुद्धि गई, अहंकार गया. नाउ यू आर लेफ्ट विद योर चेतना. सर बिफोर वी मूव ऑन टू चेतना, ईगो से रिलेटेड में एक सवाल मेरा है. आई थिंक जो हेल्दी ईगो होता है, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज इट लेट्स यू ड्रॉ सम बाउंड्रीज एज वेल ना. तो हेल्दी ईगो तो इम्पोर्टेंट है ही. देखिए, बाहर की जर्नी और अंदर की जर्नी, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं. जब हम इंटरनल स्टेट की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसको हम स्पिरिचुअल जर्नी बोलते हैं या स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलते हैं, ये मटेरियल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है. मतलब हमें जो चीज़ बाहर की दुनिया में अलग दिख रही है, वो इंटरनल स्टेट उसको बिल्कुल अलग परसीव करती है. मान लो जैसे मुझे किसी चीज़ में खुशी मिल रही है, मुझे लग रहा है कि मैं गोवा जाऊंगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, लेकिन इंटरनल स्टेट कहती है कि बाहर नहीं जाना, अंदर जाओगे तो तुम खुश हो जाओगे. हाँ, वो खुशी तो अंदर से ही मिलती है ना, अंदर से जाके क्या आनंद मिलता है अंदर से. ठीक वैसे ही मटेरियल वर्ल्ड में ये जो हेल्दी ईगो जिसको हम बोल देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ये हमें रखना भी चाहिए, ये हमें सब करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है. लेकिन जब हम अपने इंटरनल स्टेट को जान लेते हैं ना, जब हम अपने इंटरनल सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारे पास उस हेल्दी ईगो में एक भाव आ जाता है, उसको हम बोलते हैं एम्पैथी. हम एम्पैथाइज करने लगते हैं. मान लीजिए मैंने आपके साथ कुछ गलत किया. अगर आप अपने इंटरनल स्टेट से कनेक्टेड हो ना, तो आप मेरे पर गुस्सा करने की जगह आप मुझ पर पिटी फील करोगे. आप मेरे ऊपर गुस्सा करने की जगह आप मुझ पर तरस खाओगे कि यार बेचारा, इसको ना पता नहीं है, इसको समझ नहीं आ रही है कि करना कैसे है. Such a wise thing you said. फिर आप देखोगे कि मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप कैसा हुआ. अरे यार, इसका तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऐसा हुआ. इनर चाइल्ड साइकोलॉजी पे जाने लग जाएंगे. ये बेचारा कैसे कंडीशंस में रहा, या ये कोई एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है उसको बचपन में मॉलेस्टेशन मिला हो सकता है उसको फैमिली से लव ना मिला हो सकता है उसकी फैमिली नहीं उसको इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया हो कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम बाहर नहीं जाओगे. उसके अंदर वो सप्रेस चीज़ें हैं.
तो व्हेन यू आर कनेक्टेड विद योर इंटरनल स्टेट, आप उसकी भी इंटरनल स्टेट को देखते हो। बिल्कुल। आप देखते हो कि यार ये जहां से बात कर रहा ना, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर मैं इफ आई वुड हैव बीन देयर, हाँ, तो शायद मेरी कंडीशनिंग भी ऐसी होती, मेरी भी ऐसी होती। सो ब्यूटीफुल। अब ये जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कब आता है? जब आप इंटरनल, अपनी जो जर्नी है, इंटरनल यात्रा है, जब आप उस पर चलते हो, तो वो जो मटेरियलिस्टिक ईगो है ना, जो हेल्दी ईगो है, वो भी हमारी शिफ्ट होने लगती है, उसमें भी एम्पैथी आने लगती है, उसको भी हम ब्यूटिफाई कर लेते हैं। तो उसमें भी अहंकार, ये देखिए, अहंकार के 2 चरण हैं। एक कि मैं बेस्ट हूं, एक मैं ही बेस्ट हूं, एक मैं अमीर हूं, हो सकता हूं, एक बाकी सब गरीब हैं। तो मेरा फोकस बाकी सब पर नहीं रहता, मेरे पास क्या है उस पे रहता है। तो ये इंटरनल जर्नी आपके एक्सटर्नल उस सब चीज को ब्यूटिफाई कर देती है, बैलेंस कर देती है, जिसको हम हेल्दी ईगो बोल रहे हैं। वो भी एक्चुअल में हेल्दी नहीं होती जब तक हमारा कनेक्शन इंटरनली नहीं है, क्योंकि हम एम्पैथाइज कर पाते हैं तो ईगो जैसी चीज कोई बचती ही नहीं है। फिर हम रिलेट करते हैं, फिर हम एम्पैथाइज करते हैं, फिर हम सपोर्ट करते हैं, फिर हम समझते हैं उस व्यक्ति को, और फिर हम गुस्सा करने की जगह फिर हम उस पर तरस खाते हैं कि कोई बात नहीं, तू भी इवॉल्व हो। क्योंकि कभी मैं भी ऐसा ही अंधा था, मैं भी नहीं देख पाता था, लेकिन मेरी चेतना इवॉल्व हुई तो मैं देख पाता हूँ कि मैं भी यही था, लेकिन इवॉल्व होने के बाद मुझे पता चल रहा है कि तू बिल्कुल ठीक स्टेट में है, तेरी चेतना इवॉल्व होगी, तू भी यहाँ पर होगा। वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन सर। तो ये जो हमने कनेक्शन समझा, इमोशनल रिलीज समझा, इसी से मैं एक और टर्म पर आना चाहूँगी। कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल हीलिंग है एक प्रकार की। आपने मुझे एक टर्म बताई, क्वांटम हीलिंग। एग्जैक्टली क्वांटम हीलिंग क्या है, मैं ऑडियंस के लिए समझना चाहूँगी। देखिए, क्वांटम हीलिंग को समझने से पहले हमें समझते हैं कि क्वांटम क्या है। क्वांटम एक ऐसा जगत है जहां पर सूक्ष्म चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए। सूक्ष्म चीजें वो जो दिखती नहीं है। हमारी जितनी भी फिजिक्स, हमारी जितनी भी साइंसेस, जो सब कुछ इवॉल्व हुई, ये इवॉल्व हुई मैटर पे। मैटर मतलब जो चीजें हमें दिख रही हैं, जो टैंजिबल हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिट थी। हमने चांद तक भी चले गए, हम लोग हमने सैटेलाइट्स बना लिए, हमने सब कुछ कर लिया, फिर भी हम देख रहे हैं कि ब्रह्मांड के रहस्यों का हमें पता नहीं चल रहा है। हम डिकोड ही नहीं कर पा रहे हैं। हमें मतलब जो हमने अब तक जाना है, साइंस बोलता है कि ये जाने जाने वाली चीज का 0.0000 4 जीरो लगाने के बाद 0.00001% भी नहीं है, हमने जितना जाना हो ब्रह्मांड को। तो लोगों को पता चला कि अगर इस पूरे सृष्टि को, ब्रह्मांड को जानना है, तो एक काम करना पड़ेगा, जिसके लिए निकोला टेस्ला ने एक बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो देखा गया कि वाइब्रेशनल लेवल पर काम कैसे किया जाए। तो उन्होंने, जो हमारा एटम है, एटम का जो सबसे छोटा जो एनर्जी पैकेट होता है, मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है, क्योंकि इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन केमिकली। उसके अंदर जो एनर्जी के पैकेट्स हैं, उनको बोला जाता है क्वांटा। जो एनर्जी उस एटम में मूव कर रही है, एक्चुअल में हमें लगता है कि एटम मीन्स मैटर, एटम मीन्स अ फिजिकल थिंग, लेकिन जब उसकी एनर्जी के ऊपर स्टडीज हुई तो पता चला एटम इज नॉट फिजिकल। ये पूरी एनर्जी से बनी हुई चीज है। हमें फिजिकल प्रिसीव हो रही है बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी कि हम इसको एनर्जी फॉर्म में देख पाए। जैसे मैं अभी हमें यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है, ये पौधा है, ये ग्रीन है, ये स्पीकिंग ट्री का लोगो है, ये ग्रीन है, ये मेरा ये टी शर्ट है, ये वाइट है, हमें सब कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर कोई मेरे यहाँ पर एक स्पेक्स, कोई चश्मा, कुछ भी ऐसा लगा और उसको सिल दे, मींस मेरी आंखों में ही एम्बेड कर दे, वो चश्मा हो रेड कलर का, सिल दिया जाए, तो अब मैं सब कुछ कैसा देखूंगा? रेड दिखेगा। लेकिन ये रेड तो नहीं है, ये तो पर्पल है, ये तो वाइट है, ये सब कुछ अलग है, लेकिन मैं उसको कैसा देख रहा हूं? ऐसे ही माया ने इन 5 सेंसेस के थ्रू हमारे पास सिल दिया कि तुम इसको ऐसा ही देखोगे, तुम इसको, क्योंकि तुम इस जेल में बंद हो, माया से बाहर नहीं निकलने दूंगी। उस माया से बाहर न निकल पाए तो हमको ये 5 सेंसेस दी गई। हम इन 5 सेंसेस से हम इस ग्लास को सॉलिड देख पाते हैं, हम इसको सॉलिड देख पाते हैं, हम इसको सॉलिड देख पाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एनर्जी है। उस एनर्जी, वो जो डीपेस्ट सब्सटेंस जो है, वो क्वांटा है। अब हमने ये देखा कि अगर बाहर से कुछ बदलो तो कुछ नहीं बदलता। कैसे? एक इंसान एक डॉक्टर के पास गया, उसने बोला कि मेरा बॉडी में कहीं स्टोन हो रहा है, मान लीजिए गॉल ब्लैडर में हो रहा है। डॉक्टर ने उसकी सर्जरी कर दी, गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया। थोड़े दिन बाद पता चला कि अब ये किडनी में हो रहा है, अब ये कहीं और हो रहा है। हमने रूट कॉज पे काम नहीं किया, हमने किस पे काम किया? बॉडी पे, सुपरफिशियल लेवल पे। जबकि रूट कॉज क्या था?
हो सकता है कुछ इमोशनल अब्यूज हो रखा हो उस इंसान के साथ, हो सकता है कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, कोई पेनफुल मेमोरीज हो जिसने ये चीज क्रिएट की हो। क्योंकि अभी जब हम पीछे से कनेक्ट करें कि आवर बॉडी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिलीज, जो भी हमारी बॉडी में केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये शरीर उसी से गवर्न हो रहा है। और केमिकल्स किससे रिलीज हो रहे हैं? इमोशन से। इमोशन, जो भाव हमारे पास है, इफ आई एम हैप्पी आई एम रिलीजिंग ऑक्सीटोसिन एंड सेरोटोनिन, इफ आई एम इन सैड मूड या डिप्रेस्ड या इन एंगर तो ऑक्सीटोसिन या फिर एड्रेनलिन हमारी बॉडी से रिलीज हो रहा है। तो हमने ये देखा कि सब कुछ भावनात्मक स्तर पर काम कर रहा है एंड आवर इमोशन इज अ स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। इसीलिए आज हम अपनी इमोशनल स्टेट को एफएमआरआई और ईईजी से मेजर कर पाते हैं कि हमारा ब्रेन किस स्टेट में है, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा। ऐसे ही कुछ लोगों ने देखा कि अगर इस यूनिवर्स के किसी रहस्य को जानना है तो क्वांटा में जाओ, उसके डीपेस्ट कोर में जाओ। तो उन्होंने जब क्वांटा को स्टडी किया, क्वांटम को स्टडी किया, तो पता चला, एक थ्योरी डिस्कवर हुई, क्वांटम फिजिसिस्ट ने ये थ्योरी दी कि एवरीथिंग इज इवॉल्व्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना ही मूल था जिसको हमने बिग बैंग बोला। वहां से चेतना एक्सपैंड करना शुरू हुई, फिर धीरे धीरे वो उसने मैटर का रूप लेना शुरू किया, फिर वो ठंडी हुई, फिर वो गर्म हुई, फिर से ठंडी हुई, प्लैनेट्स बने, प्लैनेट्स फूटे, फिर उससे ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन, ये सब मॉलिक्यूल्स निकले, फिर धीरे धीरे लाइफ शुरू हुई। सबसे पहला सिंगल सेल जीव आया, अमीबा, ये सब इवॉल्व कहां से हुआ? उस कॉन्शियसनेस से। तो साइंस ने भी आज वही देखा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि साइंस एक दिन स्पिरिचुअलिटी पर जाकर समाप्त हो जाएगी। Really? You think that? क्योंकि आप देखो कि वो लोग जो स्पिरिचुअल थे वो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। बिल्कुल, ऋषिज, योगी, हमारे ऋषिज, हमारे योगी साइंटिस्ट थे। हम उनको, वो किस चीज के साथ, अभी मान लो कोई साइंटिस्ट है नासा में, कोई साइंटिस्ट है, कोई किसी लैब में कोई काम कर रहा है, वो किस चीज पे काम कर रहा है? वो काम कर रहा है मैटर पे। वो किस चीज के साइंटिस्ट थे? वो साइंटिस्ट थे एनर्जी के, वो साइंटिस्ट थे क्वांटम के, उस सूक्ष्म चेतना के, जिसके थ्रू ये सब कुछ इवॉल्व हुआ। और मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको भी देना चाहूंगा। एक व्यक्ति हुए, उनका नाम था गैलीलियो गैलीली। टेलीस्कोप बनाया उन्होंने। गैलीलियो गैलीली 1600 एडी में हुए, क्राइस्ट के 1600 साल बाद। वो टेलीस्कोप उन्होंने बनाया। टेलीस्कोप से हमने देखा कि वो सन है, वो मून है, वो अच्छा, इससे पहले हमें लगता था कि सन इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। ये एक मिसकंसेप्शन था लोगों में, और लोगों को लगता था अर्थ फ्लैट है। कई ग्रंथों में भी लिखा हुआ है धरती चपटी है, क्योंकि हमें गोल तो कहीं से दिख ही नहीं रही, जहां चलते जाओ सीधा ही सीधा है। गैलीलियो गैलीली बोलता था कि अगर धरती फ्लैट है, चपटी है, मतलब ऐसा फ्लैट है, तो मुझे इसका एंड दिखाओ, मैं वहां से कूदना चाहूंगा। वो उसके अंदर ये था कि मुझे ढूंढना है। अब उसने 1600 एडी में जब टेलीस्कोप बनाया तो पता चला कि सन इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, वी आर रिवॉल्विंग अराउंड सन। मून है, मार्स है, क्योंकि अगर टेलीस्कोप ही नहीं है तो आप देख कैसे पाओगे? फिर देखा, फिर पता चला इसकी दूरी कितनी है, फिर पता चला यहां से हम अपना सैटेलाइट भेज सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कब हुआ ये? मैं बता रहा हूं 1600 एडी में, यानी अभी से कितने साल पीछे जाएं तो 400 साल पीछे जाओ तो 400 साल पहले हुआ। भैया हमारे हिंदुस्तान में 5-5 हजार साल पुराने नवग्रह के मंदिर हैं। मैंने खुद देखे हैं, नवग्रह की पूजा होती थी हजारों सालों से। जब आपने टेलीस्कोप ही नहीं बनाया है तो आप ढूंढ कैसे रहे हो कि शुक्र है, शनि है, बुध है, बृहस्पति है? तो मैटर पे काम नहीं कर रहे थे, एनर्जी पे काम कर रहे थे, क्वांटा में जा रहे थे। और क्वांटा उस पूरे ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन रखता है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड बना ही उस सूक्ष्म एटम से है। अगर आपको समंदर को स्टडी करना हो, सी को स्टडी करना हो, तो आपको पूरा समंदर नहीं चाहिए, आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दैट ओशन चाहिए हैं। अगर आपको मून को स्टडी करना हो तो वो जो रोवर जाता है मून के ऊपर, वो मून को हनुमान जी जैसे पहाड़ उठा लाए थे, वो उठा के नहीं लाता मून को, वहां से थोड़ी सी ड्रिल करता है, नीचे से मिट्टी निकालता है, एक स्टोन उठाता है और ले आता है, और उस पर स्टडी होती है। और मून का मास क्या है, उसकी ग्रेविटी क्या है, उस पर कौन कौन से लॉज अप्लाई करते हैं, सब इंफॉर्मेशन हम निकाल लेते हैं। तो वो लोग जो उस सूक्ष्म लेवल पर क्वांटा में गए, उन्होंने बताया अहम ब्रह्मस्मि, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो इस ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है, और पिंड के डीपेस्ट कोर में है। निकोला टेस्ला बोल रहे हैं, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। वाइब्रेशनल लेवल पर जाओ। तो हम जब क्वांटम हीलिंग की बात करते हैं, तो हमें अगर इस शरीर को हील करना है तो ये जो बॉडी है, दिस बॉडी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर एनर्जीज।
जो मनोमय कोश और प्राणमय कोश में 72,000 नाड़ियों के थ्रू 7 चक्रों के थ्रू प्रवाहित हो रही हैं, उसके लिए हम उस एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। और वो काम हम कब कर पाते हैं? जब शरीर नहीं रहेगा। इसको दूसरे शब्दों में कहूं, जब शरीर का भाव ही नहीं रहेगा। When you are no longer a body, when you are in the disassociation of this thought that you are no longer a body, इस thought के आने के लिए certain meditations will help you, कि आप कुछ मेडिटेटिव स्टेट्स में जाते हैं। और आपने बहुत से योगियों से मेडिटेटिव, वो लोग जिनको मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस हुए, आपने उनसे सुना भी होगा कि वो बोलते हैं कि कई बार मेडिटेशन में बैठे पता ही नहीं लगा कि हम 1 घंटा कैसे बैठ गए। एग्जैक्टली 5-5, 6-6 घंटे कैसे बैठ गए, पता ही नहीं लगा कि टाइम क्या था, पता ही नहीं लगा क्या हो रहा है, हम कहाँ पे हैं, स्टूडियो में हैं, यहाँ स्पीकिंग ट्री के कहाँ बैठे हैं, कुछ बोध ही नहीं रहा। इट मीन्स ये बोध कौन करता है? ये बॉडी करती है। चेतना के लिए देयर इज नो टाइम, देयर इज नो स्पेस। कभी आगे हम बात करेंगे किसी और पॉडकास्ट में, तो हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस को। व्हेन यू आर इन 5D, इन 5th डायमेंशन, वहां पर टाइम और स्पेस को आप अलग तरह से परसीव करते हो। और 3 डायमेंशन में बॉडी टाइम और स्पेस को एक लीनियर फॉर्मेट में परसीव करती है। और आइंस्टीन ने तो टाइम डायलेशन का जब कॉन्सेप्ट दिया, तब दुनिया हैरान हुई कि हम न्यूटन की जिन बातों को मान रहे थे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो गलत है। E = mc² दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। ये अभी हम इंटरस्टेलर की ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि कैसे टाइम आपके लिए कुछ अलग हो सकता है, मेरे लिए कुछ अलग हो सकता है, डायमेंशन में कुछ अलग होगा। तो हम उसको एक्सपीरियंस करने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम उस सूक्ष्म लेवल पर जाते हैं जहां पर बॉडी नहीं बचे। बॉडी सिर्फ इस स्टेट को, प्रेजेंट को, इन सब मैटर को एक्सपीरियंस कर सकती है, लेकिन आपके अंतःकरण की जो 4 लेयर्स हैं, मन, बुद्धि, चेतना, अहंकार, ये टाइम को भी लीनियर फॉर्म में नहीं, ये टाइम को सर्कुलर फॉर्म में भी एक्सपीरियंस कर सकती हैं। जैसे बॉडी आगे ही जा रही है, अब मान लो मैं 18 का हुआ तो मैं अब 19 का ही होऊंगा। गेटिंग इट? मैं आगे ही बढ़ूंगा। लेकिन आपका मन तो ऐसा काम नहीं करता। मान लो कोई इंसान 60 का है, मन तो 20 में भी चला जाता है। मन तो 5 में, कि 5 साल का था तब मेरे पापा ने मुझे ऐसे किया था। मन तो ट्रेवल कर रहा है टाइम में, या नहीं कर रहा? कर रहा है ना? तो ऐसे ही जब हम हायर डिमेंशंस में जाते हैं, वहां पर चेतना भी ट्रेवल कर पाती है टाइम में। तो एक ऐसी स्थिति जहां पर आप बॉडी से डिटैच होते हो, वहां पर आप इस शरीर को दूर से देख पाते हो। और जब आप इसको देख पाते हो तो आप इसको चेंज भी कर पाते हो, क्योंकि ये फिलॉसफिकल लेवल पर समझना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल मतलब चाइनीज में लिखी हुई या मैंडरिन में लिखी हुई कोई भी चीज जो आज आप और मैं पढ़ें हमारे लिए है, क्योंकि हमने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया। ट्रू। और जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करते, हमारी समझ से बाहर होती है। हमारी समझ, हमें लगता है कि ये ऑकल्ट है, हमें लगता है कि ये बात क्या हो रही है। लेकिन आज अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइंस उसी डायरेक्शन में काम कर रही है जिस डायरेक्शन में हमारे योगी करते थे। स्पिरिचुअलिटी और कुछ नहीं था, बल्कि उस एनर्जी फॉर्म को स्टडी करना था। साइंस भी क्वांटम फिजिक्स में आज एनर्जी फॉर्म को स्टडी कर रही है। 2022-23 में नोबेल प्राइज फिजिक्स कैटेगरी का, जो हर बार फिजिक्स को दिया जाता था, पहली बार क्वांटम फिजिक्स को दिया गया। किस चीज के लिए? एक उनकी डिस्कवरी के लिए, जिसको वो बोलते हैं एंटेंगलमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स आर एंटेंगल्ड। एक पार्टिकल जो यहां इस ग्लास में है, वो हजारों लाखों लाइट ईयर्स दूर किसी दूसरे प्लैनेट पर दूसरा जो कोई पार्टिकल है उससे जुड़ा हुआ हो सकता है। yes. इसी तरह हमारी सोल्स भी जुड़ी हुई होती है। सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ यूनिफाइड है। इसीलिए वो लोग जो अपने अंदर उतरते थे, वो एक ही भाव देते थे कि तुम ही मैं हो, मैं ही तुम हूं। We are all one. We are all one। वो यूनिवर्स का जो यूनि, मतलब हमने इसको मल्टी यूनि, सब कुछ एक ही है, सब कुछ यूनिवर्स है, यूनि है। हमने वो कॉन्सेप्ट दिया क्योंकि वो लोग अपने अंदर उतरे। ऐसे ही क्वांटम हीलिंग में, स्पिरिचुअल हीलिंग में, हम इस बॉडी को छोड़ करके अपने उन अंदर की लेयर्स पर उतरते हैं जहां पर हम उस एनर्जी को महसूस कर पाएं। तो सर, कोई भी इंसान जो ये पॉडकास्ट देख रहा है और वो लाइफ में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो क्वांटम हीलिंग की मदद से, नाउ दैट वी अंडरस्टूड इट, कैसे अपने पैटर्न्स को सही कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है? बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उसके लिए सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि जो मैंने पहले कभी थोड़ी देर पहले रिदमिक रिलीज मेडिटेशन का आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, वो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज से अगर मैं कहूँ 400 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, बहुत इजी था कि आप उस एनर्जी को आप बैठो, आंखें बंद करो और आप एक्सपीरियंस कर लो, क्योंकि कियोस नहीं था। आज तो मतलब 1 लाख तरह का कियोस है। फेसबुक पे फोटो पे लाइक नहीं आया, ये भी एक तरह का कियोस है।
किसी दूसरे ने मुझसे अच्छे कपड़े डाल लिए, ये भी एक क्योस है। मैं ड्रेस को रिपीट नहीं करूं, ये भी एक क्योस है कि नए फंक्शन में नई ड्रेस चाहिए, ये भी एक क्योस है। तो हमारे पास इतना क्योटिक सिचुएशंस हैं, माइंड की इतनी बकबक है कि हम चाह करके भी उस एनर्जी को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, क्योंकि माया, ये जगत, ये मटेरियल वर्ल्ड हमको वहां पर बांधे रखता है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम वो जो मैंने प्रोसेस बताया, सोल फ्लो करने के बाद आप उसको जो इमोशनली स्टक पैटर्न्स हैं पहले आप उनको रिलीज करें। जब आप इमोशनल स्टक पैटर्न्स को रिलीज करते हैं तो सेकंड फेज में हम करते हैं कुछ ब्रेथ वर्क्स। जिस ब्रेथ वर्क में मैं 2 चीजें आपको बताना चाहूंगा ताकि लोग इसको सिंपली रिलेट करके डेली रूटीन में प्रैक्टिस कर पाएं। एक, कभी भी 10 मिनट का टाइम निकालिए और डीप ब्रीदिंग करने बैठ जाइए। डीप ब्रीदिंग, हम जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि हमारी ब्रीदिंग इतनी शैलो हो चुकी है। हमारी बॉडी के एएनएस के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 फेज हैं, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक ऊपर होता है, पैरासिम्पैथेटिक नीचे होता है। तो हमारा 24 घंटे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है फाइट एंड फ्लाइट मोड। मतलब मैं ऑफिस में काम भी कर रहा हूं ना, तो भी मेरा फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन है। मैं पीसफुल होके, हैप्पी होके, ब्लिसफुल होके नहीं काम कर रहा। जो मेडिटेटिव स्टेट की हमने बात की थी, इन द प्रेजेंट होके नहीं कर रहा। मैं क्योटिक होके काम कर रहा हूं, मैं रश में हूं, मैं घर कब पहुंचूंगा, कैब कब मिलेगी, बॉस ने डेडलाइन दे रखी है, सैलरी का अप्रेजल, ये कब, मेरे पास 500 तरह का क्योस है। तो मैं उस मेडिटेटिव स्टेट में नहीं जा पा रहा हूं उस क्योस के कारण। तो सबसे पहले जब हम वो रिदमिक रिलीज या वो हम सोल फ्लो करते हैं तो हम उन इमोशंस को रिलीज करते हैं। उसके बाद हम ब्रेथ वर्क करते हैं। ब्रेथ वर्क से हम अपने सिंपैथेटिक नहीं, हम अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। सिंपैथेटिक इज फाइट एंड फ्लाइट, सिंपैथेटिक मींस फाइट एंड फ्लाइट, पैरासिम्पैथेटिक मींस रेस्ट एंड डाइजेस्ट। और हमारे वर्ड में इस मोड को, सिंपैथेटिक को बोला जाता है क्योटिक मोड और इसको बोला जाता है हीलिंग मोड। सो व्हेन यू इनहेल डीपली एंड एक्सहेल थ्रू योर बेली, डीप एक्सहेलेशन, डीप इनहेलेशन, जब आप इस मोड में आते हो तो ऑटोमेटिकली योर बॉडी शिफ्ट्स इनटू द पैरासिम्पैथेटिक मोड। मींस ये समझती है, वो आमिर खान बोलते हैं ना, ऑल इज वेल चाचू। बॉडी को इंटरनली पता लगता है कि ऑल इज वेल, क्योंकि बॉडी को सिग्नल फाइट और फ्लाइट का और रिलैक्सेशन का जानते हैं कहां से मिलता है? आपकी ब्रेथ से। ट्रू। व्हेन योर ब्रेथ इज शैलो, बॉडी को लगता है कि समथिंग रॉन्ग, मतलब कुछ, क्या बोलते हैं इसको, कुछ डेंजर है। जब आपकी सांस छोटी होती है तो बॉडी को लगता है कुछ डेंजर है, तो वो फाइट एंड फ्लाइट ऑन करके रखेगी कि डेंजर है तो आई नीड टू या तो फाइट या तो रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन, तो फाइट एंड फ्लाइट ऑन रखो। तो हमारी सांस इतनी छोटी है कि 24 घंटे वी आर इनटू द फाइट एंड फ्लाइट मोड, 24 घंटे वी आर इनटू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मोड। जैसे ही आपने डीप ब्रेथ लिया, 5 मिनट, योर बॉडी शिफ्ट्स the mode from sympathetic to parasympathetic, which is the mode of rest and digest, which is the mode of healing, which is the mode of peace. तो बहुत बड़ा रोल ब्रेथ वर्क का है। आई वुड से कि ब्रेथ वर्क का ही सबसे बड़ा रोल है। हर एक चीज का सबसे बड़ा रोल है। हम जिस स्टेप पर जाते जाएंगे उस स्टेप, क्योंकि अगर हमने पहला जो प्रोसेस किया, जिसको हम इवेंट्स में जब करते हैं, हम उसको नो दाई सेल्फ में उसको रिदमिक रिलीज प्रोसेस बोलते हैं। क्योंकि अगर हमने वो बॉडी से इमोशंस को शेड नहीं किया तो हम जो सांसों के प्रोसेस में सेकेंड फेज में ब्रेथ वर्क करेंगे ना, वो मैकेनिकल हो जाएगा। मींस हम उसको कर तो रहे हैं पर वो हम पर कुछ इंपैक्ट नहीं डाल रहा है। मैं एक अंदर किसी जगह पर, मान लो यहां पर बैठा हूं और यहां पर एक टफ एंड ग्लास लगा हुआ है जो बिल्कुल साउंड प्रूफ है। अगर बाहर से कोई नॉक करता रहे, कितना ही नॉक करता रहे, मेरे तक आवाज नहीं आएगी। लेकिन अगर मैंने वहां से वो ग्लास को साउंड प्रूफ की जगह नॉर्मल ग्लास कर दिया, तो अब वो जरा सा भी नॉक करेगा, मुझे अच्छा हाँ, फिर मैं उसको रिस्पॉन्स दूंगा। मेरी ब्रेथ रिस्पॉन्स तब देगी जब मैंने वो टफ एंड ग्लास हटाया। मींस वो रिदमिक रिलीज करके मैंने उन इमोशंस का जो बैगेज रखा हुआ था वो हटाया। अगर मैं बिना उसके ब्रेथ वर्क कर रहा हूं तो जब मैं ब्रेथ वर्क से उठूंगा, आई एम अगेन इनटू दैट क्योटिक सिचुएशन। मेरा तो मन फिर से मुझे खींच रहा है कि यार ये ब्रेथ वर्क से क्या होता है, 5 मिनट बैठ के टाइम खराब किया तूने जी। लेकिन अगर आपने वो इमोशनल रिलीज किया है, रिदमिक रिलीज किया है, फिर आप ब्रेथ वर्क करते हो, तो ये आपको ना परमानेंटली वो स्टेट देता है। एक तो है छू के आ जाना, ब्रेथ वर्क किया 5 मिनट जब मैंने किया, आई एम इनटू दैट स्टेट, मैं रिलैक्स्ड हूँ, बिल्कुल काम हूँ, आप कहोगे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, अगेन यू आर इनटू दैट क्योटिक स्टेट। लेकिन अगर आपने रिलीज करने के बाद ब्रेथ वर्क किया, आप कहोगे कि यार ब्रेथ वर्क करने के बाद भी आई एम फीलिंग काम करने का मन ही नहीं कर रहा, मजा आ रहा है, आनंद हो रहा है बिल्कुल। सेकेंड लेवल पर हम वो डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, जिसमें पहली प्रैक्टिस है डीप ब्रीदिंग करना और दूसरी प्रैक्टिस है सिर्फ ब्रेथ को ऑब्जर्व करना।
बिकम द ऑब्जर्वर ऑफ योर ब्रेथ। ब्यूटीफुल। सांस आई, सांस गई, सांस आई, सांस गई। 10 मिनट्स लगातार डीप ब्रीदिंग। 5 सेकंड्स का इनहेल, 5 सेकंड का एक्सहेल, 5 सेकंड्स का इनहेल, 5 सेकंड्स का एक्सहेल। 10 मिनट्स में ये प्रोसेस खत्म। फिर जितना आपका मन करता है, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम यू हैव, जितना आपके पास टाइम है, बिकम एन ऑब्जर्वर। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। दिस विल रीसेट योर प्राणिक सिस्टम इन योर बॉडी। और सर इसको टाइम कितना लगेगा? मतलब आई अज्यूम कि जो भी ये पॉडकास्ट देखकर स्टार्ट कर रहा है, आज से अपने ब्रेथ वर्क को बैलेंस कर रहा है इस तरीके से, डीप ब्रीदिंग के तरीके से, तो टाइम कितना लगेगा कि वो नेचुरली उस स्टेट में पहुंच जाएगा? बिकॉज इट वुड टेक टाइम, आई बिलीव। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। ये सब्जेक्टिव है। क्यों? मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, अगर हम यहाँ पर डिग करना, हम गड्ढा खोदना शुरू करेंगे तो कितनी देर में पानी आ जाएगा? कोई बोलेगा जी यहाँ पर 50 फीट नीचे पानी है। मैं रेगिस्तान में जाके डिग करना शुरू करूंगा तो कितनी देर में पानी आ जाएगा? वो बोलेगा जी 200 फुट तक लगे रहो, यहाँ नीचे पानी बहुत ही नीचे कोर में जाना पड़ेगा। तो है मेरे पास इमोशनल बैगेज है ही नहीं। मेरे पास, मैं एक ओल्ड सोल हूं, मैं अपने पास्ट लाइफ में बहुत इवॉल्व होता होता आया हूं। फॉर आई एम गिविंग एन, मैं ये नहीं कह रहा मैं हूं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। मान लो आप हो, आप इवॉल्व्ड सोल हो, आप ब्यूटीफुल सोल, आप इवॉल्व होते होते आए हो। आप अब वो जो हम कह रहे थे ना कि लोगों के कुछ कहने का आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, आप कहते हो ठीक है, क्योंकि आप एम्पैथाइज करते हो, बेचारा अभी लोअर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में है, चेतना का स्तर बड़ा नहीं है, लेकिन दूसरों का कैसे कह दिया मुझे, ये क्या। आपने रोड पे देखा होगा, कोई एक जरा सा ऐसा टर्न ले जाता है ना, ऐसा अरे गाड़ी ये बोल। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, 2 लोग लड़ रहे थे और किसी की गाड़ी टच नहीं हुई, सिर्फ उसने ओवरटेक थोड़ा फास्ट कर लिया तो वो मारने के ऊपर उतारू थे। लेकिन वहीं जो इवॉल्व है वो कहेगा कोई बात नहीं, जल्दी में होगा, शायद हॉस्पिटल जा रहा, हुआ तो कुछ नहीं, रिलैक्स्ड रहा, वो उसको एम्पैथाइज करेगा। इन द सेम मैनर, अगर आपके पास इमोशनल बैगेजेस कम है, आप क्योटिक कम रहते हो, आप थोड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, चैंटिंग करते हो, आपके घर में, परिवार में ये माहौल बड़ा बढ़िया रहता है। कई लोग तो ऑफिस से घर जाते हैं, घर नर्क हो जाता है उनके लिए। घर वेट कर रहा होता है कि तुम कब आओ और तुमको हम धोएं। लिटरली मैं आपको सच, क्योंकि हमारे इवेंट्स में तो लोग आते हैं, मैं उनके एक्सपीरियंसेस सुनता हूँ, बोलते हैं सर हम घर नहीं जाना चाहते, घर नहीं जाना चाहते। कोई वाइफ बोल रही है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ ऐसा, कोई हस्बैंड बोल रहा है कि घर जाके मेरे को सिर्फ लड़ना ही है, तो मैं अवॉइड ही करता हूं कि 2 घंटा ट्रैफिक में ही फंसा रहा हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि किसके पास कितना इमोशनल बैगेज है, किसके पास कितनी पेनफुल मेमोरीज रखी हुई हैं, किसके पास कितने जो है मोलेस्टेशन के फीलिंग्स या कोई बिचिंग या कोई पास्ट की पेनफुल मेमोरीज, या चाइल्डहुड कैसा था, कितना चाइल्डहुड नहीं, अगर हम इसको दूर से देखें तो पास्ट लाइफ भी कैसी थी। ट्रू। तो एक एग्जाम्पल है, एक कोई व्यक्ति थे, एक ऋषि के पास गए, उन्होंने ऋषि को कहा कि आप हमें ध्यान करना सिखाइए। उन्होंने कहा ठीक है बैठ जाओ, उन्होंने बिठा दिया, वो बैठे, ऐसा ध्यान करना है, वो बैठ गए। 3 महीने बाद वो उस ऋषि से पूछते हैं कि ध्यान नहीं हो रहा, मतलब कैसे गहरा ध्यान करें? तो जानते हो क्या जवाब देते हैं? क्या? वो कहते हैं कि तुम्हें 78 जन्म लगे हैं ये रियलाइज करने में कि मेडिटेट करना है, और तुम 3 महीने में सोच रहे हो कि ध्यान हो जाएगा। सो इट्स अ प्रोसेस इवॉल्व होने का। इसीलिए शायद किसी ने कहा व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। जब शिष्य तैयार होता है गुरु आ जाता है। शिष्य तैयार होने का मतलब क्या है कि जब उसकी चेतना उस स्तर पर इवॉल्व होती है कि वो गुरु की उस बात को समझ सके। अदरवाइज 5-10 लोग पता नहीं हमारे साथ खड़े हमको कुछ समझा रहे हैं कि यार ये ऐसे, चल चल तुझे क्या पता। लेकिन जब चेतना इवॉल्व होती है हम उसमें से भी मैसेज लेते हैं कि ठीक बात बोल रहे हो, मुझे ये करना चाहिए। तो ये सब्जेक्टिव है। जब ये प्रैक्टिसेस हम इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है स्टार्ट करना। ये देखना नहीं कि मेरे पास तो चाइल्डहुड के बहुत सारे बर्डन्स हैं। हो सकता है आपके पास चाइल्डहुड के बर्डन्स हो, लेकिन पास्ट लाइफ में आप इवॉल्व होते होते यहाँ पर आए हो कि ये बर्डन अब आपके लिए एक लर्निंग बन जाएंगे। बिल्कुल। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस प्रोसेस को शुरू कीजिए, एंड ग्रेजुअली इट विल हैपन। ग्रेजुअली इट विल हैपन। लवली। एंड आई एम श्योर सर कि आज के इस पॉडकास्ट के बाद जो हीलिंग के इंटेंशन से हमने इस पॉडकास्ट को शुरू किया था, कुछ हमने नई टर्म्स को जाना, ऑल्दो आपने कहा कि हमेशा ही हमारे पास थी, इट्स जस्ट दैट हम अभी इन्हें साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हैं। साइंस विल बिकम स्पिरिचुअल कम्प्लीटली। तो आज हमने उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जाना, हीलिंग की बात की कि किस प्रकार आप अपने ट्रॉमा को, अपने इमोशनल पैटर्न्स को, अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स को रिलीज़ कर सकते हैं, खुद के चक्रों पर भी काम कर कर, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं इमोशंस स्टक चक्रास में ही होते हैं। तो आई थिंक इट वॉज अ फुल पैक्ड पॉडकास्ट ऑन हीलिंग, और बहुत अच्छा लगा your energy, your way of sharing this knowledge with us. It was wonderful to have you on the show. Thank you रंगोली, thank you। और मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि ये जो जिंदगी मिली है ना, ये खुद को जानने के लिए मिली है। तो 2 लाइंस में बोलता हूँ कि सब कुछ गूगल पर है, बस खुद को ढूंढना है।
हाँ, सब कुछ गूगल पर है, बस खुद को ढूंढना है। और अगर इस दुनिया से जाना तय है, अगर इस दुनिया से जाना तय है, तो खुद को जानकर जरूर जाना। नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। अगर अपने आप को जान लिया तो मुझे लगता है कि आपकी न सिर्फ फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, सक्सेस, हर लेवल पर इंसान ग्रो करता है। जैसे अभी मैं ऑफ द कैमरा आपको एग्जांपल दे रहा था, किसी का बताया, तो लोगों ने कभी सोचा नहीं होता करोड़ों रुपए कहाँ से आ रहे हैं, पीस कहाँ से आ रहा है, हैप्पीनेस, अच्छे रिलेशनशिप्स, अच्छे लोग जिंदगी में, ब्लिस कहाँ से आ रहा है। वो सिर्फ खुद को जानने से आता है, जिसको हमने बहुत सारी लेयर से, स्पेशली इस फिजिकल लेयर से ढक कर रखा हुआ है। तो अगर जाना तय है तो खुद को जानकर ज़रूर जाना। नो दाई सेल्फ। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, और बहुत अच्छा लगा। और जैसे अभी रंगोली से भी बात हुई, इन्होंने जो रंग भरे इस पॉडकास्ट में, तो बहुत ब्यूटीफुल थे। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर पॉजिटिव वर्ड्स। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हाउ डिड यू लाइक टुडेस पॉडकास्ट? आपने कितना रिलेट किया? कौन से ऐसे आपकी लाइफ में पैटर्न्स हैं जो आपको लगता है आपको हील करने की ज़रूरत है? क्वांटम हीलिंग के बारे में क्या आप जानते हैं? क्या आप इन मेडिटेटिव टेक्निक्स को जो आज हमने डिस्कस की, इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे? ब्रेथ वर्क के बारे में हमने जाना, कितना इंपॉर्टेंट रोल है देखिए हमारे प्राणों का। आई थिंक ब्रेथ इज आवर कनेक्शन टू गॉड, टू द सुप्रीम सोल। तो उस ब्रेथ पर आप ज़रूर काम कीजिए और अपनी लाइफ में वो बैलेंस, वो पीस लेकर आइए। और आज के इस पॉडकास्ट से हमारा यही इंटेंशन था। तो आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा आज का इंटरेक्शन, और आने वाले पॉडकास्ट में हम सर के साथ और कौन से टॉपिक्स पर बात करें, ये भी मुझे बताइए। मैं स्पीकिंग ट्री पर आपके लिए यूं ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।